we are going to cover the last part of the chapter, which is laws. So chapter number 1 के अंदर कितने पार्ट्स हैं? नहीं 6 थे यार, पक्का 5 थे. चैप्टर नंबर 1 कितने पार्ट्स? 5 पार्ट. और जो 5वां पार्ट है, पार्ट नंबर 5, डील्स विद द लॉस. अच्छा एक बात तो बताओ, जो लॉज अपन पढ़ेंगे वो लॉ किसी इंडस्ट्री स्पेसिफिक के लिए होंगे या सबके लिए ही होंगे? सबके लिए होंगे. वेरी गुड. चलो अब एक काम करो, पंखे बंद कर दो. ये वाला बंद कर दो बस. ठीक है? नहीं ठीक है, ओके फाइन. तो वहां बैठ जाओ उसके साथ. इसके वैसे भी तेरे साथ किसी को बैठना नहीं चाहिए, तो भी तो सारा सामान गिर देगा नीचे. हमें क्या बताऊं? ये तो प्यार हो गया, मतलब मैं नहीं करूंगा. सामने वाला प्यार में गिर जाए तो कोई बात नहीं. चलो ओके. सो क्या ये इंडस्ट्री स्पेसिफिक लॉज है? नहीं. ये तो चाहे आपकी कोई भी चीज का बिजनेस हो, कैसा भी ऑर्गेनाइजेशन हो, अगर आप टेक्नोलॉजी, अगर आप आईटी यूज करते हैं तो आपके पर क्या होगा? एप्लीकेबल होगा. क्या बात समझ आई? ओके. अब अगर मैं लॉज की बात करूं, ये देखो, ये हमारे लॉज हैं. एक आता है आपका कंपनीज एक्ट, एक आता है आपका आईटी एक्ट. कंपनीज एक्ट जो है सेक्शन 134 एंड सेक्शन 143, ये तो आप अपने लॉ में भी पढ़ते हैं, अपने ऑडिट में भी पढ़ते हैं, तो भैया मैं कवर नहीं करा रही. बट ये यहाँ लिखा क्यों, ये जरूर बता देती हूँ. वो ये कहना चाह रहा है कि अगर आप अपनी ऑडिट रिपोर्ट जनरेट कर पाते हैं, तो क्यों कर पाते हैं? क्योंकि आपको आईटी ने ये सहूलियत दी कि आज आप अपनी ऑडिट रिपोर्ट कैसे जनरेट कर सकते हैं? आईटी बेस्ड जनरेट कर सकते हैं. और वहां पर भी कोई भी आप गलती नहीं करोगे. जैसे आप मैनुअल में नहीं करते, ऐसे आईटी में भी नहीं करोगे. आप जो आज ऑर्डर रिपोर्ट के साथ साथ 2 डीआरएस बना पाते हो. डीआरएस यानी डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट. इसमें क्या क्या होता है? डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट के अंदर ये लिखा होता है कि डायरेक्टर्स किस किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं इन द कंपनी. सो डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट देखा जाए तो डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट, क्योंकि डायरेक्टर मैनेजमेंट का एक पार्ट होते हैं. तो मैनेजमेंट पता क्या करता है? ये स्टेटमेंट देके ना अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बता देता है. जब आपने ऐसे 210 पढ़ा होगा तो वहां पे आपने देखा होगा, पढ़ा होगा कि कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट की होती है तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑडिटर की होती है. तो समझ लो कुछ यही है ना. एक हो गई मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट यानी डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट, और दूसरी कौन सी हो गई? समझ आया? जैसे कि अगर मैं बात करूं मैनेजमेंट की, तो मैनेजमेंट का सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो होती है क्या? प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. तो अगर वो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को किसके थ्रू बनाता है? आईटी के थ्रू बनाता है, सॉफ्टवेयर लगाता है, तो ये उसके ऊपर भी एप्लीकेबल हो जाएगा. सिमिलरली ऑडिट रिपोर्ट भी डन. तो इससे कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं आता, बिकॉज ऑडिट में भी है ये, लॉ के अंदर भी है ये, इससे कोई क्वेश्चन नहीं आता. मेजर क्वेश्चन किससे आता है? आईटी एक्ट से आता है. मेजर क्वेश्चन किससे आता है? आईटी एक्ट से. तो आईटी एक्ट आपके लिए क्या है? ज्यादा रेलेवेंट है. ठीक है. अब आईटी एक्ट ने आपको क्या क्या सुविधा दी? आईटी एक्ट ने आपको सुविधा दी कि आप इसी ऑडिट रिपोर्ट को, या आप इसी जो आप रिपोर्ट जनरेट करते हो थ्रू सॉफ्टवेयर, उनको ई फाइल कर सके, ऑनलाइन ही फाइल कर सके. आप मेल करना चाहें, मेल कर सकते हैं, ईमेल. आप ई कॉमर्स, अमेजोन के लिए बता दिया, आप कॉमर्स ट्रेडिंग भी कर सकते हैं. ई गवर्नेंस भी आप ऑनलाइन कर सकते हैं, इसको हम बोलते हैं ई गवर्नेंस. ये आप अपने ऑडिट के अंदर पढ़ेंगे बाद में, सी फाइनल के अंदर जाकर. एंड आप इवन आज सिग्नेचर भी कैसे कर सकते हो? डिजिटल कर सकते हो, आईटी बेस कर सकते हो. राइट. सो ये है हमारा कि आईटी एक्ट ने हमारे को क्या क्या दिया, सुविधा दी.
IFCS नहीं पता? और आप लोगों ने लॉ भी पढ़ लिया, क्या नाम है, ग्रुप 1 का, और ऑडिट का भी पढ़ लिया, और IFCS नहीं पता? वेरी गुड, राइट आंसर। 10 एलिमेंट्स होते हैं किस चीज के? बस ठीक, कोई बात नहीं, ओके ओके फाइन। मैं फुल फॉर्म बता देती हूँ, अब लॉ ऑडिट में जाओ भैया। इंटरनल कंट्रोल फाइनेंशियल सिस्टम, ठीक है। अब क्या होता है क्या नहीं होता है जाओ ऑडिट में। ओके, मैं इसको कैसे कराती हूँ बताती हूँ। 1 gun, 2 shoe, 3 tree, 4 door, 5 knife, 6 wick, 7 heaven, 8 date, 9 wine, 10 hen क्या देती है? अंडा। ये निमोनिक है मेरा। 10 एलिमेंट जिसके अंदर ये 10th एलिमेंट होता है, सॉरी 9th एलिमेंट होता है। 1 गन लगा के, गन दिखा के सबसे पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को मांगते हैं, मैनेजमेंट से बोलते हैं जा लेके आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लेके आ। 2 शू ऐसा करके, मतलब पूरा मैंने ऐसा निमोनिक सा पूरा स्टोरी से बना रखा है। 10 की 10 पॉइंट्स एग्जाम में लिखने को आते हैं, तो ऐसे पूरा बना के रखा हुआ है, ठीक है क्या? तो 1 सेकेंड, बहुत जल्दी नहीं समझ में आ गया इसको? मतलब जब से तुम्हें चीजें बता रही हूँ ऑडिट की कॉन्सेप्ट्स, तब से तुम्हें समझ में नहीं आता। जो दिखाना चाहते हैं हम वही दिखाते हैं, जो नहीं दिखाना चाहते वो हम नहीं दिखाते। So it is the primary subject and audit is the secondary subject, and now the primary will be no more. A part of primary I should say. अब एक तो पार्ट रोम था जो स्टेबल रहा, और एक तो पार्ट रैम है जो हिल गया, यूजर ने उसको खत्म ही कर दिया। तो वो तो रैम वाला पार्ट है, वो तो खत्म हो गया। तो फाइन, उस रैम वाले पार्ट में जुड़ेगा हमारा CA फाउंडेशन का लॉ। सो फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ मी सोनाली जैन, आई एम गोइंग टू एंटर इनटू CA फाउंडेशन लेवल। आज तक का रिकॉर्ड है, मैंने कभी इंटरमीडिएट से पहले नीचे बच्चों को नहीं पढ़ाया। I never wanted to. I just wanted to maintain my level कि मैं इसी लेवल की फैकल्टी हूँ। But now I just feel कि जब बच्चा फाउंडेशन से मुझसे पढ़ के आएगा तो उसके बेसिक्स क्लियर होंगे, तो और भी मजा आएगा बच्चों को इंटरमीडिएट में पढ़ाने का, मजा आएगा। एंड सेकेंडली, लॉ क्यों उठाया? लॉ इसलिए उठाया कि अगर बात करें तो बिजनेस इकोनॉमिक्स हो गया या मैथ्स हो गया या अकाउंट्स हो गया, बच्चा पढ़ के आता है, उसको फिर भी नॉलेज होती है। बहुत अच्छे दिग्गज, बहुत एक्सपीरियंस टीचर्स होते हैं हमारे पास 11th-12th के अंदर। लॉ के अंदर अगर मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर पाऊँ अपने बच्चों के लिए तो सबसे ज्यादा बेनिफिशियल होगा। सो दैट इज व्हाई आई वुड बी गोइंग फॉर CA फाउंडेशन लॉ द वेरी नेक्स्ट अटेम्प्ट व्हिच इज May 24. So they would be launching. क्या हुआ? स्टार्ट हो गया? नहीं, लॉन्चिंग क्या मतलब क्या होता है? तो इंटर वाला नहीं करा रहे ना, फाउंडेशन। जिनको फाउंडेशन कराऊंगी फिर उन्हीं को इंटर कराऊंगी ना, तो इसीलिए फाउंडेशन को टारगेट करेंगे। ओके, तो ऐसा नहीं है ना, बात तो वही है ना। फिर इंटर में जो बच्चा पढ़ा है वो फाउंडेशन तो कहीं और से पढ़ के है। मैं चाहती हूँ उसके कॉन्सेप्ट्स मैं ही ब्रश अप करके दूं, एकदम क्रिस्प एंड क्लियर। हर चीज पता होनी चाहिए, एक एक चीज which I feel, एंड हर एक का ना लाइक पढ़ाने का पैटर्न अलग होता है। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चों को फाउंडेशन से मैं पढ़ाऊँ, फिर इंटर में भी मैं पढ़ाऊँ, एंड फिर फाइनल जो लॉ है वो फाइनल में है ही नहीं, तो बस बच्चा मेरा, बात खत्म। एंड ऑडिट सेकेंडरी था और सेकेंडरी ही रहेगा। बट इन 2024 I will be entering into, I am already into, but on YouTube, on the like for the external environment, I will be entering into CA finals. मैं CA फाइनल के बच्चों को ऑलरेडी पढ़ाती हूँ, ठीक है, बट अभी सिर्फ उनको पढ़ाती थी जो इंटर में बच्चे पढ़ते थे, ठीक है। तो अभी उनके लिए भी ओपन हो जाएगा, जो मुझसे नहीं भी पढ़ेंगे सबके लिए ओपन हो जाएगा CA फाइनल्स के लिए। तो ये है, दिस वुड बी द सेकेंड थिंग। सो इन द ईयर्स टू कम
दो सब्जेक्ट टारगेट है, एक फाउंडेशन का अपर लेवल और एक नीचे, यानी कि CA फाउंडेशन एंड CA फाइनल्स. सो दो सब्जेक्ट ऑडिट एंड लॉ वुड बी माय बोथ हैंड्स. और अगर बीच में शादी हो गई तो बेचारा जो भी खिसकेगा, प्राइमरी वाला प्राइमरी रहेगा, सेकेंडरी वाले में से ही बेचारा कुछ ना कुछ रह जाएगा, जितना मैं कर सकती हूँ. अभी भी नहीं, अभी भी बहुत टाइम कम लगता है. कल रात को भी 2:30 बज गया सिस्टम बंद करने में, चीज़ें रिपोर्टिंग वगैरह डालने में, सब काम करने में ना, मतलब 3:30-4 बज गया. फिर यहाँ की क्लास, फिर अपनी क्लास भी होती है यहाँ से जाने के बाद, बहुत सारी चीज़ें होती हैं. अभी भी इतना हेक्टिक शेड्यूल चल रहा है तो बहुत मुश्किल है. सो दैट इज़ वाई एक बार ही अब चीज़ें ख़त्म हो. हाँ, तो अभी वो अगर सिनारियो हुआ तो वो तभी होगा जब शादी होगी. दैट विल बी द ब्रेक, अदरवाइज नो ब्रेक. ब्रेक वो लेते हैं जो फिर जिंदगी, एक बार ही ब्रेक ले लिया तो ऐसा सब घूम के आना ऐसा ठीक है 5-10 दिन के लिए, बट ऐसा नहीं कि आप पूरा 10 के लिए ब्रेक ले लो, फिर तो बेकार. एंड सेकेंडली, इस टाइम पर ब्रेक लेना इज गोइंग टू बी वेरी रिस्की. When the new syllabus is coming and आप अब ब्रेक पे चले गए तो फिर बेटा अब आप 5 साल के लिए ब्रेक पे चले ही जाओ क्योंकि लास्ट 2017 में आया, उससे पहले 2012 में सिलेबस चेंज हुआ था. तो अप्रोक्सीमेटली 5 साल में सिलेबस चेंज होता है. तो अगर 2023 में नया सिलेबस आ रहा है तो समझो 2023 से 2030 तक तो हम यही पढ़ने वाले हैं और यही पढ़ाने वाला है, समझ रहे हो. तो ये अगर मैंने आज ब्रेक ले लिया 6 महीने का तो 2030 तक मुझे कंगाली बैठना पड़ेगा ना. आई कांट अफोर्ड दैट, इसलिए ब्रेक, नो ब्रेक. हाँ, अगर EIS पैरेलल चलती तो चलो ठीक है, अब एक सब्जेक्ट चल रहा है, एक सेकेंडरी चल रहा है, एक प्राइमरी चल रहा है, फिर मैं शायद ना ही सोचती. बट अभी पैरेलल नहीं चल रहा है EIS, सो दैट इज द पॉइंट. एंड CA फाइनल का जो पेपर नंबर 6 है, दैट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट. तो बट it would be the amalgamation of all subjects together with the strategic management. जैसे कि tax plus strategic management, audit plus strategic management. So this is going to be a paper number 6. तो पहले तो सोचा कि इसमें ही उतर जाते हैं. हाँ, फिर जब ऐसे मुझे पता चला भैया ये तो ओपन बुक ही है, पेपर नंबर 6 जो पहले हुआ करता था, मैंने कहा बच्चा फिर लाइटली लेगा कि तो ओपन बुक है ना, क्या ही करना क्लास लेके. मैंने कहा छोड़ो, ऐसा सब्जेक्ट पढ़ाएंगे जिसको बच्चे को पास होने प्रॉब्लम होती है. CA फाइनल में सबसे ज्यादा बच्चे को लॉ और ऑडिट परेशान करता था, तो लॉ तो खत्म ही हो गई, ऑडिट बच रही है. मेरा बच्चा तो आज तक फेल नहीं हुआ, CA फाइनल के ऑडिट में मेरा बच्चा फेल नहीं हुआ. मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है. और ऐसे, और सबसे बड़ी बात, जब मेरा बच्चा इंटर पढ़ लेता है ना तो CA फाइनल के जब ऐसे तुम लोग पेपर दे दोगे ना तो क्या करते हैं ना कि जैसे पेपर दे दिया, अभी वेले बैठे होते हो, है ना. वेले का मतलब क्या है कि अभी विदाउट एनी प्रेशर बैठे होते हो कि एग्जाम्स तो नहीं है, बट नॉलेज तो पूरी गेन हो ही जाती है ना. तो जो आप लोग स्टैंडर्ड्स पढ़ते हो, मान लो आपने पढ़ा 300 पढ़ा, तो जो ऐसे 300 है वही तो ऐसे 300 फाइनल में भी रहेगा ना. ऐसे 300 का कंटेंट चेंज थोड़ी ना हो जाएगा. तो मैं क्या बोलती हूँ बच्चों को कि जब आप अपने एग्जाम दे के आ जाओ तो CA फाइनल्स की ऑडिट की बुक उठा लो, किसी की भी उठा लो. मैं ये नहीं कहती कि पर्टिकुलर किसी ऑथर की उठाओ, किसी की भी उठा लो, एनीवन यू वांट्स, नहीं तो किसी का क्वेश्चन मांग उठा लो. एंड सारे ऐसे जो आपने इंटरमीडिएट में करे ना, उन सारे ऐसे के क्वेश्चंस करके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके देखो कि क्या आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाते हो. मेरे यहाँ पे बच्चा 90% सारे क्वेश्चन सॉल्व कर देता है. फिर उसके बाद में ऐसे के अलावा बचता ही कितना टॉपिक है, ना के बराबर. वी आर लेफ्ट विथ ओनली 3-4 एलिमेंट्स. वी हैव दिस CA एक्ट जिसको कि प्रोफेशनल एथिक्स के अंदर पढ़ते हैं, एंड बिट मोर ऑफ द चैप्टर्स. जैसे बैंकों का ऑडिट कैसा होता है ऐसे ही है ना, तो ऐसे जैसे आप बैंकों का ऑडिट पढ़ते हो ऐसे NBFC हो गया, ये हो गया, ये हो गया, छोटे छोटे और ऑडिट्स हो जाते हैं, बात खत्म. तो फिर कुछ सिलेबस में दिखता ही नहीं है. ये स्टैंडर्ड्स और CA एक्ट यानी कि प्रोफेशनल एथिक्स, यही मेन होता है. तो बच्चे का एग्जाम का रिजल्ट आने से पहले ही ऑलमोस्ट ऐसा एक सब्जेक्ट होता है जो तैयार हो ही चुका होता है. चलो आओ हम पढ़ते हैं अपने सब्जेक्ट की तरफ. इसको देते हैं आखिरी विदाई, लंबी जुदाई. ओके, सो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के अंदर अपने को क्या क्या पढ़ना है. साइबर क्राइम क्या होता है, राइट, कुछ की प्रोविजंस, कुछ ऑफेंसेस, एडवांटेजेस एंड प्राइवेसी पॉलिसी ऑफ ऑनलाइन डेटा.
सबसे पहला आता है साइबर क्राइम. सो एनी क्राइम विच इज बीइंग कमिटेड ऑनलाइन इज एज अ साइबर क्राइम. और इसकी कोई डेफिनेशन है नहीं, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, उसकी कोई डेफिनेशन नहीं है. आईटी एक्ट में कोई डेफिनेशन है चुटकी? कोई डेफिनेशन है आईटी एक्ट की? आईटी एक्ट में साइबर क्राइम की कोई डेफिनेशन किसी भी एक्ट में नहीं है. ओके, यही आपको इसमें याद रखना है. आईटी एक्ट में साइबर क्राइम के अंदर सेकंड पॉइंट, सॉरी थर्ड पॉइंट आता है. द ओनली पॉइंट इज दैट द कंप्यूटर टेक्नोलॉजी रिलेटेड एंड दस इट इज अ कंप्यूटर रिलेटेड क्राइम. तो साइबर क्राइम कैसा क्राइम होता है? कंप्यूटर रिलेटेड क्राइम. ध्यान से सुनना, यही हमारा नेक्स्ट टॉपिक बनता है, कंप्यूटर रिलेटेड क्राइम यानी कि ऑफेंसेस. ओके, IT Act aims to provide legal structure for the e-commerce in India, so that legal sanity नहीं, sanctity. What is the sanctity? Have you heard about the word sanction? Okay, is accorded. अभी सिर्फ वर्ड्स पढ़ रहे हैं, फिर सेंटेंस की फ्रेमिंग सिखाऊंगी. टू द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स एंड अदर एक्टिविटीज कैरियड आउट बाय द इलेक्ट्रॉनिक मींस. कह रहा है कि हम जो है, एग्जांपल लिया उसने ई कॉमर्स का, एक इंडस्ट्री का एग्जांपल ले ली जहां पर हम ट्रेडिंग एंड बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स कैसे करते हैं? ऑनलाइन करते. दैट इज एन ई कॉमर्स, राइट? तो हमने ई कॉमर्स को क्या दी? लीगल सैनिटी क्या दी? लीगल सैनिटी और सैंक्शनिटी. ओके, यानी कि हमने कहा कि हाँ तू खरीद बेच कर सकता है ऑनलाइन. क्या दिया? लीगल सैंक्शन प्रोवाइड किया. इस अकॉर्डेड यानी कि कहा, अकॉर्डेड का मतलब होता है कि आप अगर अपना ई कॉमर्स ऑनलाइन करते हो तो आपको उसको लीगल, जो हमने टर्म्स एंड कंडीशंस बोली है यानी कि रूल्स एंड लॉज बोले, उसके अकॉर्डिंग ही आपको करना पड़ेगा. तो अगर आप ई कॉमर्स के ऊपर ड्रग्स बेचना चाहोगे तो वो आपको बेचने को नहीं मिलेंगे. बात समझ आई? क्लियर हुआ? ओके. इसमें आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या ध्यान रखना है? साइबर क्राइम क्या होता है? क्या साइबर क्राइम की डेफिनेशन किसी एक्ट में गिवन है या नहीं? अब बात करते हैं सम अदर डेफिनेशंस. एक्सेस क्या होता है? कंप्यूटर क्या होता है? कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है? डेटा क्या होता है? इंफॉर्मेशन क्या होता है? इस पे लिखो होमवर्क. अब ये दिन आ गए कि मैं तुम्हें ये पढ़ाऊं? स्टडी मैट से कर लोगे ना? कर लेना, क्योंकि फिर वैसे ही आएगा जैसे आपको कंटेंट दे देंगे और आपको बोलेंगे बताओ ये किसकी डेफिनेशन है. चले आगे. नेक्स्ट इज द की प्रोविजंस. यही वो है जिसके लिए हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, यानी कि वो लॉज, वो रूल्स, वो रेगुलेशंस जो कि किसमें है? आईटी एक्ट के अंदर है और किसी भी कंपनी पे क्या है? एप्लीकेबल है. एक बारी और रिकॉल करा देती हूँ. इस चैप्टर के अंदर अपन इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में पढ़ रहे हैं. इसका समरी फॉर्म चैप्टर नंबर 5 के अंदर है. तो सोचो एक ही चीज डुअल जगह आ रही है तो उसकी कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है. चलो करें. ओके, यहाँ पे देखेंगे. सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे, अभी नोट नहीं करेंगे, ठीक है? मैंने 12 बनाया. अब यस एवरीवन, सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि आप ये समझे कि हम कौन कौन से सेक्शंस पढ़ने वाले हैं. क्या हम पूरा आईटी एक्ट पढ़ने वाले हैं? नहीं, हम उसे कुछ सेक्शंस पढ़ने वाले हैं. तो क्या क्या सेक्शंस हम पढ़ने वाले हैं वो देखते हैं. तो मैंने पहले पूरा एक बार बना दिया. यहाँ पर मैं लिखूंगी 65, 66 और 67. ठीक है? तो यानी 3 सेक्शंस हो गए हमारे. कौन कौन से? 65, 66 एंड 67. अब जो है बेटा, आपको तो पता ही है ना कि 65, 66, 67, जस्ट अ सेकेंड. हाँ, आपको पता है कि जो 65 और 67 है वो तो फिर भी छोटे छोटे सेक्शंस हैं, बट जो 66 वाला सेक्शन है ना वो बहुत बड़ा है. तो मैं थोड़ा सा यहाँ लिख रही हूँ, बड़ा है वो यहाँ पर 66. ओके, तो 3 सेक्शंस पढ़ने हैं, यानी कि जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो 3 सेक्शंस के अराउंड ही क्या होगा? रोम करेगा. 65,
66 एंड 67। यहां तक बात समझ में आई। पहले हमारा टारगेट होगा कि जो सबसे बड़ा वाला सेक्शन है हम वो कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम इस डायग्राम पे आएंगे और इस डायग्राम को लेबल करना चालू करेंगे। फिर आप लास्ट में जो डायग्राम बनके तैयार होगा उसको कॉपी पेस्ट करोगे, ठीक है। आ जाओ, जैसे जैसे मैं बोलूंगी वैसा वैसा करना है। सेक्शन नंबर्स भी पूछे जाते हैं। अगर आप अगले कुछ टाइम के लिए अटेंटिव रहते हैं, सेक्शन के सारे नंबर्स भी मैं याद करा दूंगी। लॉ पढ़ाएं और सेक्शन के नंबर याद ना कराएं, कोई फायदा है नहीं। ओके, सो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं सेक्शन नंबर 66E। क्या पढ़ने वाले हैं? सेक्शन नंबर 66E। सेक्शन नंबर 66E, बोलो 66E, प्राइवेसी, बोलो प्राइवेसी। 66E प्राइवेसी, राइम हुआ। 66E प्राइवेसी, 66E प्राइवेसी, यानी कि क्या आपको किसी की प्राइवेट कोई भी चीजें, उसकी कोई फोटो, क्या आपको ये अलाउड है कि आप सब में वायलेट कर दो? नहीं। हमारे पास सबके पास प्राइवेसी पॉलिसी है कि नहीं है? तो पनिशमेंट मिलेगी किसके लिए? अगर आपने क्या वायलेट कर दिया, किसी की प्राइवेसी को वायलेट कर दिया। क्या किया आपने वो देखते हैं कि आपने किसी के प्राइवेट एरिया को, उसकी इमेज को क्या कर दिया? वायरल कर दिया, किसके साथ? शेयर कर दिया। एंड दैट टू प्लस शेयर तो किया बट विदाउट हिज और हर कॉन्सेंट। अब अगर उसने ही कहा, उसने कॉन्सेंट दिया, फिर नहीं लगेगा ये सेक्शन। बात समझ आई? अच्छा, तो हम तो आईटी एक्ट पढ़ रहे हैं मैम, तो अगर किसी ने किसी को फोटो भेज दी तो ये हम यहाँ क्यों पढ़ रहे हैं? बेटा फोटो भेजे तो आईटी के थ्रू भेजा ना, जैसे व्हाट्सएप कर दिया, जैसे ईमेल कर दिया। बात समझ आई? बोलो हाँ कि ना। इसीलिए सेक्शन हमें यहाँ पे पढ़ना पड़ता है। तो 66E प्राइवेसी, यानी किसी के प्राइवेट इमेजेस को, जो प्राइवेट एरिया की इमेजेस होती हैं, यानी कि प्राइवेट इमेजेस होती हैं, अगर आप उनको किसी को क्या करते हो? शेयर करते हो, तो कौन सा सेक्शन ट्रैक्ट हो जाएगा? कंसेंट मिली थी? नहीं, कंसेंट नहीं मिली थी। तो दोनों बातें क्या होनी चाहिए? कंप्लीट होनी चाहिए। हम इमेज शेयर कर रहे हैं प्लस कंसेंट हमें मिली नहीं थी। अब कंसेंट किसकी चाहिए? कंसेंट किसकी चाहिए? जिसकी वो फोटो है। वेरी गुड। तो अगर आपने वायलेशन किया तो यू शैल बी पनिशेबल। थर्ड वाले कॉलम में पनिशमेंट लिखी हुई है, पनिशमेंट को भी छोड़ देते हैं, पहले सेक्शन समझते हैं। डन 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 डन, क्लियर? तो बोलो मेरे साथ 66E प्राइवेसी। डन। चलो अब यहाँ डी से डुप्लीकेट, डी से डुप्लीकेट, डी से डुप्लीकेट। याद है आपको, मैंने आपको एक टॉपिक भी पढ़ा था, इन पर्सोनिफिकेशन, जो आपके डेटा रिलेटेड रिस्क थे ना, उस समय मैंने आपको बताया था। अपने आप को सलमान खान बता के क्या कर देना? फेसबुक पे अकाउंट बना देना। तो वो कैसा अकाउंट? डुप्लीकेट अकाउंट। तो वो भी क्या है? यहाँ पनिशेबल है। पनिशमेंट फॉर चीटिंग बाय पर्सोनेशन। चीटिंग बाय पर्सोनेशन का मतलब होता है अपने आप को कोई और पर्सनालिटी बताना। मान लो तुमने कल को मेरे से बदला लेने के लिए मेरे नाम पे अकाउंट बना दिया, तो ये क्या हो गई? चीटिंग हो गई ना। कि आप लोगों को क्या दर्शाना चाह रहे हो कि आप सोनाली जैन हो, तो उसको क्या बोलते हैं? चीटिंग बाय पर्सोनेशन। अब वो जो अकाउंट बनता है फेसबुक पे, तो वो तो आईटी का यूज हुआ कि नहीं हुआ? बस इसीलिए आईटी एक्ट के अंदर आ गया। तो 66D डुप्लीकेट, डी स्टैंड्स फॉर डुप्लीकेट, यानी डुप्लीकेट आईडी बना दी तो क्या लग जाएगा? 66D लग जाएगा। फिर उसकी क्या दे रखी है? पेनल्टी दे रखी है। यहां तक कोई दिक्कत? चले आगे, याद भी हो रहा है? ओके, नेक्स्ट इज 66C। स साउंड किसका आया? स। सिग्नेचर, स से सिग्नेचर। और अभी हमने पढ़ा था डिजिटल सिग्नेचर, ठीक है। अब आप मुझे बताओ, आज के टाइम पर हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के पास डिजिटल सिग्नेचर होते हैं, अपने भी होते हैं, क्लाइंट्स के भी होते हैं, क्योंकि रिपोर्ट पे लगते हैं। बोलो हाँ कि ना। तो अगर मान लो कोई इंसान क्या करना चाहे, उस डिजिटल सिग्नेचर को, क्योंकि वो डिजिटल सिग्नेचर है आपके पास रखे हुए हैं, तो आप उसको क्या कर रहे हो? आप उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हो। कल को आपने प्रॉपर्टी के कागज पे कुछ लगा दिया या एक्सेट्रा कोई गलत कागज पे लगा दिया। इवन मैं तो ये बोलूं, ऐसे किसी कागज पे लगाया जिसपे लगाने का कॉन्सेंट था ही नहीं, तो वो भी क्या है? गलत ही है।
गलत ही है। अगर ऑडिट रिपोर्ट पे साइन करने के लिए लिया है ना तो उस पे ही साइन, कोई सेकंड डॉक्यूमेंट, बात छोड़ो सही या गलत, वो सेकंड ही है, उस पे नहीं जाना चाहिए। सिग्नेचर है वो, ऐसा कोई चीज नहीं है कि भाई मिठाई का पीस है किसी डब्बे में डाल दिया। बोलो हाँ कि ना, एग्री करते हो ना इस पॉइंट से? तो स से सिग्नेचर, यहाँ पर एक कंटेंट क्या कर रहा है, क्योंकि सिग्नेचर कैसा है, डिजिटल सिग्नेचर है। एंड डिजिटल, यू अंडरस्टैंड अगेन द रिलेवेंस ऑफ द आईटी। डन डन डन। तो बेटा अगर आपने किसी की क्या करी, आइडेंटिटी थेफ्ट करा, यानी कि अगर मान लो ये कोई कागज है, इस कागज पे अगर मैं साइन कर दूं तो यानी कि ये मेरी आइडेंटिटी है ना, मेरा सिग्नेचर मेरी आइडेंटिटी है कि हाँ सोनाली मैम ने डॉक्यूमेंट साइन किया, ये उनकी आइडेंटिटी है। अब एक डॉक्यूमेंट, इसी ऐसी डॉक्यूमेंट पे किसी और ने मेरे साइन कर दिए तो क्या क्या किसी ने मेरी आइडेंटिटी चोरी कर दी ना, मेरा साइन मेरी आइडेंटिटी थी। इसीलिए तो जब कोई कंपनी दूसरी कंपनी का लोगो चुरा लेती है तो उसके ऊपर केस हो जाता है, क्योंकि ये क्या है, आइडेंटिटी थेफ्ट, आइडेंटिटी चोरी कर ली भैया, ठीक है। तो क्या बोलता है, स से सिग्नेचर। तो अगर आप क्या करते हो, फ्रॉडुलेंटली यानी कि फ्रॉड के द्वारा क्या कर रहे हो, आप यूज कर रहे हो उसके इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर को। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर क्या होता है आपको पता है, इट इज अ डिजिटल सिग्नेचर। या फिर क्या यूज कर रहे हो, और एनी यूनिक आइडेंटिफिकेशन फीचर, जैसे कि कंपनी का लोगो, है ना। अब जैसे कई बार क्या होता है ना, जो लोग ज्यादा नॉलेजेबल नहीं होते तो वो तो ना लोगो या आइकन देख के अट्रैक्ट होते हैं, तो दूसरे लोग कई बार क्या करते हैं, अपना आइकन सिमिलर बनाते हैं ताकि पता ही ना चले लोगों को। होते हैं ऐसे बहुत सारे ब्रांड्स होते हैं, सो वो भी क्या आ जाएगा, इसी के अंदर आ जाएगा। मैंने स से सिग्नेचर क्यों याद कराया, क्योंकि एग्जाम में शायद लोगो वाली बात ना आए बट सिग्नेचर वाली बात आ सकती है। ओके, बात समझ आई। और एनी पर्सन शैल बी पनिशेबल, फिर उसके बाद पनिशमेंट देके रखिए, कोई दिक्कत। रिवाइज करें, 66E प्राइवेसी, 66D डुप्लीकेट, 66C सिग्नेचर। कौन से वाले, डिजिटल सिग्नेचर, जिसको कि हम इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर कहते हैं। डन 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 डन। चलिए अब आता है 66B। एक गाना याद आ रहा है, नहीं अच्छा है। ओके, नया सॉन्ग नहीं हो रहा, छोड़ो मैं लिख ही देती हूँ। बेईमान, मैं मौसम गा रही थी, मौसम बेईमान है आज मौसम। ओके फाइन कोई बात नहीं। हाँ बताओ, सो बी से बेईमान, यू अंडरस्टैंड द वर्ड बेईमान, जो कौन करता है, बेईमानी करता है। क्या कौन करता है, बेईमानी करता है। सो एनी पर्सन हु इज डूइंग बेईमानी कहां पर आ जाएगा, सेक्शन नंबर 66B में आ जाएगा। आइए देखते हैं क्या बेईमानी करता है। पनिशमेंट फॉर डिसऑनेस्टली, ओ ऑनेस्ट नहीं है बंदा, गलती करिए मान नहीं रहा, dishonesty, receiving stolen CR or any communication device। CR यानी कि कंप्यूटर रिसोर्स, सुनना। और कंप्यूटर रिसोर्स क्या होता है, ये देखो यहाँ पर जो प्रीवियस पेज पे आपको यहाँ पे सबकी वो मिल जाएंगे, मिल गए सबके फुल फॉर्म मिल गए। एक्चुअली मुझे उसको टेबल फॉर्म में रखना था ना, तो अगर मैं शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करती ना वो टेबल में नहीं आ पाता, तो इसीलिए मैंने ऐसा यूज किया। तो C से कंप्यूटर हो गया, CA से कंप्यूटर सिस्टम हो गया, कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर रिसोर्स। कंप्यूटर रिसोर्स यानी कि कोई भी रिसोर्स जिससे पूरा सिस्टम बनता है, इट इज अ रिसोर्स। तो किसी ने क्या किया, कोई भी रिसोर्स को क्या कर लिया, चोरी कर लिया। स्टोलन यानी चोरी। या फिर क्या किया, कोई किसको चोरी कर लिया, कोई कम्युनिकेशन डिवाइस को चोरी कर लिया, कोई कम्युनिकेशन डिवाइस को चोरी कर लिया। बेसिकली मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि उसने कोई भी सामान रिलेटेड टू कंप्यूटर क्या कर लिया, चोरी कर लिया, डिसऑनेस्टली चोरी कर लिया। जैसे मैंने वंश को दी अपनी पेन ड्राइव, लो बेटा लो, ले जाओ तुम पेन ड्राइव, आ जाओ ले लो, आओ ये लो, इधर आओ ये लो। टॉफी नहीं देनी, हम पेन ड्राइव दिखाएंगे। दिखाओ भाई पेन ड्राइव दिखाओ इसके अंदर। हाँ ये देखो, ये पेन ड्राइव ये ठीक है, दिख गई। चलो अब ये पेन ड्राइव मैंने अपनी मर्जी से दी, क्या ये स्टोलन पेन ड्राइव है, नहीं। अब मैंने ऐसे कहा कि वंश
सुनो 5 मिनट बाद ये पेन ड्राइव यहाँ वापस रख देना, ठीक है? अब जाओ, 5 मिनट बाद अगर इसने पेन ड्राइव वापस रख दी तो ये ऑनेस्ट बंदा है। और 5 मिनट बाद इसने कहा अब तो मैम भूल गई होंगी, अब तो ये मेरे जेब के अंदर, तो किस सेक्शन में ट्रैक्ट हो जाएगा? पनिशमेंट देखो क्या है, पेन ड्राइव ले, पेन ड्राइव तू 3 साल तक की जेल या फिर 1 लाख तक का फाइन या फिर बोथ। एक पेन ड्राइव कितने रुपए की? 400 और 500 रुपए की पेन ड्राइव। कहाँ घसीट सकते हैं? कोर्ट में घसीट सकते हैं। कितना कितना जेल और कितनी पेनल्टी, समझ रहे हो कितनी भारी पड़ेगी? पता है क्यों? क्योंकि पेन ड्राइव में मैं तो ये बोलूंगी ना, मैं तो ये प्रूफ करूंगी ना, इसमें जो डेटा है ना वो तो करोड़ों रुपए का है, इसीलिए। तो बताओ करोगे ऐसा? वापस करो, चलो 5 मिनट हो गए। देखते हैं कि करता है कि नहीं करता है 5 मिनट बाद। तो रिवाइज करें सारा, चलो 66E, 66D, 66C सिग्नेचर, B कौन है? वंश। डन। चल अब रख दे, मेरे को टेंशन हो रही है, मेरा सच में डेटा है उसके अंदर, बैकअप पड़ा हुआ। क्या चाहिए? मेरी पेन ड्राइव मुझे वापस करने के लिए चॉकलेट नहीं है, खत्म हो गए। अब करोगे कुछ भी सामान चोरी? मान लो ऐसा होता है, दोस्तों यारी दोस्ती में ऐसा होता है, किसी के घर जाता है ना, तो वो बंदे का फोन आया हुआ है, बंदे के पास बंदी का फोन आया हुआ है, बिजी है वो फोन पे। तुम्हारा दोस्त बंदा, तुम्हारे दोस्त के पास उसकी बंदी का फोन आया हुआ है, बिजी है वो। अब तुम्हें कोई डेटा केबल चाहिए था, उस सिस्टम में लगा हुआ है, तुमने डेटा केबल निकाला, अपने बैग में डाला, दोस्त का मेरा बात तो एक ही है ना, डाल लिया अपने बैग के अंदर। अब दोस्त अपनी बंदी से बात कर रहा था, कोई बात नहीं, तुम अपने घर चले गए, बाद में वो अपने घर ऑलरेडी है। थोड़े दिन बाद अब वो डेटा केबल ढूंढ रहा है, उसको मिलती नहीं है, फिर वो तुमसे फोन करके पूछेगा हाँ भाई तूने देखी क्या? फिर तुम बोलोगे हाँ मेरे पास ही है भाई, मेरे पास ही है। तो क्योंकि बेटा वो दोस्ती थी ना, तो इसीलिए ये सेक्शन अट्रैक्ट नहीं होगा। बट अगर ये दोस्ती ना हो ना तो ये सेक्शन अट्रैक्ट हो गया, क्योंकि डिसऑनेस्टी थी और स्टोलन था कंप्यूटर का एक रिसोर्स। बात समझ आई? तो एक डेटा केबल की कीमत तुम क्या जानो? नहीं? देखो बात तो फिर देखो, सेम चीज यहाँ पर भी अप्लाई होती है ना, सेम चीज यहाँ पर भी अप्लाई होती है। अगर आप किसी की पिक्चर को उसकी उसके पिक्चर वायरल कर रहे हो या किसी को सेंड कर रहे हो और फिर उसके बाद में वो बंदा कह रहा है चल कोई नहीं, तो फिर ठीक है भाई चल कोई नहीं, वो कह रहा है मैम बदनामी से कम नाम तो हुआ, चल ठीक है भैया फाइन। वही चीज सेम चीज तो यहाँ पर आ रही है, तो वहां भी तो ऊपर वो यही कह रहा है चल कोई नहीं भाई ये तो अपना। बात समझ आई? कंसेंट यहाँ भी है, तभी तो उसने डिसऑनेस्टली बोल दिया और स्टोलन वर्ड यूज कर दिया। स्टोलन का मतलब क्या है? आप कंसेंट ऑब्टेन ही नहीं कर रहे, छुपा हुआ कंसेंट है यहाँ पर। क्लियर हो गया? चुटकी तुमको समझ में आया? चुटको डन। आंखें बंद करो। E D B B सो ओके आ जाओ। तो E D C B अब क्या आना चाहिए? A, पर A तो गायब है, सीधा 66 लिखा हुआ है, 66 और 66A, ये तो रहा 66A तो गायब है। क्वेश्चन आता है मैम 66A एक्ट में ही नहीं है, एक्ट में ही नहीं है या नोट्स में नहीं है, मतलब सिलेबस में नहीं है? बताओ बताओ बताओ। एक्ट में है, सिलेबस में नहीं है। तो एक्ट में है, सिलेबस में नहीं है, तो याद नहीं करना। बट मैं हल्का सा जस्ट तुम्हें हिंट दे देती हूँ। जैसे मान लो आप कोई चीज किसी को भेजते हो ना, मेल के ऊपर भेजते हो और कोई चीज खराब खरूब भेज दो, मतलब वो इस कैटेगरी में आता है, ठीक है? ईमेल पे कुछ गंदा भेज दो, जो भी है, मतलब आपको हिंट दे रही हूँ। 66A इज इन रिलेशन टू ईमेल।
खुदा ना खास्ता कभी उसका मन कर गया तो ईमेल वाली बात अभी तक कहीं नहीं आई ना, तो अगर ईमेल वाली बात आएगी तो वो कहां पर होएगा, ए के में। ठीक है, मार्जिन पे लिख लो फटाफट। EDCBA सब खत्म। अब आता है हमारा सेक्शन 66। चले आगे। 66 सेक्शन तो शुरू होते ही खत्म है। पता क्या कह रहा, कहते मेरे पास इतना दम नहीं है कि मैं अपने अंदर चीजों को होल्ड करके रख सकूं। तो मैंने कहा क्या करना है, कहते सुनो, जो सेक्शन 66 में है ना, जो सेक्शन में है ना कि बंदा ये ऑफेंस कर रहा है, बंदा ये ऑफेंस कर रहा है, तो ऑफेंस के लिए तुम चले जाओ 43 के अंदर, वहां पढ़ लेना। मैं तुम्हें पनिशमेंट बता देता हूं, मेरे पास टाइम नहीं है। तो अभी 2 सेक्शन पढ़ने पड़ेंगे। कौन कौन से, 66 एंड 43। ऑफेंस कहां गिवन है, 43 में। पनिशमेंट कहां गिवन है, बात समझ आई। तो एक बात मुझे बताओ, अगर किसी इंसान ने 43 में दिया गया ऑफेंस कर दिया तो उसके ऊपर कौन सा सेक्शन लगेगा, 43 एंड 66, क्योंकि ऑफेंस किसके अंदर गिवन है, 43 के अंदर, और पनिशमेंट किसके अंदर गिवन है। तो यानी कि ये क्या हो गए, जुड़वा भाई। यानी कि जब जब 43 लगेगा तब तब, और जब जब 66 लगेगा तब तब। ये सब एमसीक्यू के क्वेश्चंस हैं। वो आपको कोई ऑफेंस दे देगा 43 का उठा के और पूछेगा कौन सा सेक्शन एप्लीकेबल है। सारे इंटेलिजेंट बच्चे पता क्या करेंगे, 43 43 43 43, और आप क्या लिख के आएंगे, 43 एंड 66। डन, समझ में आया। तो पनिशमेंट तो पढ़ने की जरूरत नहीं, हम पढ़ ही नहीं रहे। चलते हैं सीधा 43 के अंदर। 43 के अंदर जाने से पहले इस डायग्राम को देखते हैं, इस डायग्राम को देखते हैं। मैम आप तो 60s की लाइन में करवा रहे थे। मैंने कहा हाँ मैं करा रही थी, बट इस 66 ने तो मुझे बोला, क्या बोला, तुम 43 को भी कंसिडर करो। बाकी हम 40s की लाइन के पढ़ नहीं रहे थे, 50s की लाइन के पढ़ नहीं रहे हैं, हमें मजबूरी हो रही है इसीलिए पढ़ना पड़ रहा है। अदरवाइज सिर्फ ये 3 ही सेक्शंस है जो हमें पढ़ने हैं। तो कभी मान लो कोई एमसीक्यू आता है, तो एमसीक्यू के अंदर आपको ऑप्शन आता है और वहां पे लिखा हुआ है, मान लो सेक्शन नंबर 37 भी है क्या, तो आपने तो पढ़ा ही नहीं, हमने तो सिर्फ 3 पढ़े हैं, इन्हीं में से कोई एक सही होगा भैया, समझ रहे हो। तो तुक्का लगाने के लिए भी आपको इतना नॉलेज होना जरूरी है कि कितने पे हम शुरू कर रहे हैं और कितने पे हम खत्म कर रहे हैं। इज दैट क्लियर। चलो तो चलते हैं 43 के अंदर। इसमें क्या बताया उसने, ऑफेंस बताया। क्या क्या कहता है बेटा, कि विदाउट द परमिशन ऑफ द ओनर और इंचार्ज, यानी अगेन विदाउट द कंसेंट। ओनर और इंचार्ज का मतलब, अगर मैंने खरीदा तो मैं कौन हूं, ओनर। अगर मैंने खरीदा मैं कौन हूं, ओनर। या फिर मैंने खरीद लिया, मैंने मेरे मैनेजर को बोला कि अब से तुम इसके इंचार्ज हो, तुम इस पे काम करोगे, तो या फिर वो हो गया, तो कंसेंट किसकी लगेगी, उसकी लगेगी, राइट। सो ओनर और इंचार्ज, एमसीक्यू लिख लेना इसके ऊपर। तो यानी कि अगर ओनर और इंचार्ज से पूछ लिया, कंसेंट ले लिया, मामला खत्म, दब गया बेटा। ये मामला कब अराइज होगा, चलो तो क्या क्या कर रहा है देखते हैं। सबसे पहला, कोई बैठा मेरे सिस्टम पे, एक्सेस बैठा और उसने कुछ क्या कर लिया, डाउनलोड कर लिया मेरे सिस्टम पे बैठ के। मतलब अगर तुम मेरे सिस्टम पे बैठे और तुमने कोई मूवी डाउनलोड कर ली, ऑफेंस 66 में जाओ, ऑफेंस, जेल देख लो, पनिशमेंट देख लो। या फिर एक्सट्रैक्ट्स एनी डेटा, तुमको लगा मैम के हैंड में नोट्स हैं, ऐसा तो है ही, निकाल लेते हैं, एक्सट्रैक्ट्स एनी डेटा। एंड इवन इफ द डेटा इज स्टोर्ड इन द रिमूवेबल स्टोरेज मीडियम। व्हाट इज रिमूवेबल स्टोरेज मीडियम, वेरी गुड। रिमूवेबल स्टोरेज मीडियम का मतलब होता है पेन ड्राइव। तो अभी मेरे नोट्स किसके अंदर है, पेन ड्राइव के अंदर, और ये सिस्टम पे एक्सेसिबल है कि नहीं है। तो आपने सोचा कि चलो
क्या बोलते हैं, आज मैम के नोट्स पे क्या किया जाए, अटैक किया जाए। तो पहले वाले पॉइंट में तो क्या था, चलो सिस्टम के अंदर था। अब उसने ये भी कवर कर दिया कि अगर पेन ड्राइव के अंदर है या हार्ड डिस्क ड्राइव के अंदर, यानी कि कोई भी स्टोरेज जो कि क्या होती है, रिमूवेबल इन नेचर होती है, उसमें भी अगर स्टोर्ड है और आपने क्या किया, वहां से सामान निकाला, तब भी ये सेक्शन अट्रैक्ट हो जाएगा। आपने एक्सेस किया, सेक्शन अट्रैक्ट हो गया। कुछ डाउनलोड किया, अट्रैक्ट हो गया। आपने कॉपी पेस्ट किया, वहां से एक्सट्रैक्ट किया, तो अट्रैक्ट हो गया। डैमेज, आपने कहा मैम के नोट्स डिलीट कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, सिस्टम में कोई खराब भी कर देते हैं, तब भी ये सेक्शन लग जाएगा। डिसरप्ट्स, यानी कि कोई भी चीज को, कोई भी हैपनिंग, कोई फंक्शनैलिटी को आपने खत्म कर दिया, कोई तार हला दिया पीछे से, गए बेटा। कंप्यूटर नेटवर्क है ना, कोई तार हिला दिया, अब तो मैम क्या नेटवर्क ही नहीं आएंगे, देखा मैम का वाईफाई कनेक्ट ही नहीं होगा, लगाओ तुम, मैं तुम पे सेक्शन लगाऊंगी। डिलीट्स और ऑल्टर एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, कोई भी चीज, कोई भी अदर इंफॉर्मेशन थी, उसको क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। कोई दिक्कत? मेरे स्टिकी नोट्स, आप स्टिकी नोट समझते हो ना जो आप बनाती हो, ऐसे ही ना मैं अपने सिस्टम पे स्टिकी नोट बना के रखती हूँ डेस्कटॉप के ऊपर, स्क्रीन के ऊपर। तो जब मैं ओपन करूँ तो मुझे बताओ मुझे क्या क्या टास्क करने हैं। आप गए, आप मजे ले रहे थे, आपने उस स्टिकी नोट डिलीट कर दिया, मेरे लिए वो इंफॉर्मेशन थी, और तुमने क्या किया उसको, अब तुम कहां जाओगे? इससे बेटर नहीं करो। बट एक बात है, हमारे इंडिया के अंदर लोगों को नॉलेज ही नहीं है ना। अगर नॉलेज होती तो क्या होता, 3 इडियट्स में वो वहां सिस्टम पे एक्सेस नहीं कर पाता। और सेकेंडली जैसे आपने कभी देखा हो पिक्चरों में ना, जब स्मोकिंग करते हैं तो नीचे लिखा आता है स्मोकिंग इज डेंजरस, इसको ना करें ये वो। तो सिमिलरली जब 3 इडियट्स में ऐसा हुआ था तो नीचे लिख कर आना चाहिए था कि आईटी एक्ट के अंदर ये गलत माना गया है, इसके लिए इसको ऑफेंस माना गया है, इसकी ये पनिशमेंट है। वो नहीं लिख के देंगे, लिखना चाहिए तो लोगों को नॉलेज तो पता लगे। तो कभी कभी तो मन करता है कि इसी के ऊपर रील्स बना देने चाहिए, क्या कहते हो? नहीं मतलब तुम कांड करना नहीं छोड़ोगे, कह रही सब जेल में होंगे, लोग कांड करना नहीं छोड़ेंगे मतलब। मुझे ऐसा याद आया, मैं एक किसी फैमिली मेंबर के यहाँ पर गई थी, आई गेस आई वाज इन 11th or 12th, एंड किसी फैमिली में किसी कोई फ्रेंड कोई था, मुझे याद नहीं आ रहा। वहां पर uncle was the lawyer, auntie was the lawyer, his son was the lawyer and lawyer, ठीक है। and what the main point was कि they were talking in the language of law only and which was not like easy for me to understand। तो वो मतलब खाने की टेबल पे अगर भैया नहीं बैठे ना, तो उसकी मम्मा ना उनको लॉ की भाषा में कुछ कुछ बोलती थी, मैं ये कर दूंगी, मैं ये कर दूंगी, मैं ये कर दूंगी। तो फिर मेरे को देखा, मैं कहा यार क्या फैमिली है यार, तीनों लोग की लॉ की भाषा में बात करते हैं ना, कितना अच्छा लगता है। वाओ। जैसे मान लो अब तुम कल को शादी करके सीए हो गए, शादी कर ली, वो भी सीए वाला सीए हो गया है। अब उसके बाद तुम ऐसे करो, क्या आज तूने कोई नोटिस करा, क्या नोटिस किया, आज तूने कोई विंडो ड्रेसिंग नोटिस करी क्या? ठीक है, कोई विंडो ड्रेसिंग। अब लोग तो विंडो ड्रेसिंग का मतलब कुछ और सोचेंगे, पर तुम्हें पता है कि उसका मीनिंग क्या है ना। So like that way only they were talking with each other and I was like listening to them. Oh my God, what they are talking about. Similarly, जैसे मुझे लॉ का नहीं पता, उस टाइम पे लॉ का मुझे नहीं पता था, तो मैं समझ ही नहीं पाई। आज अभी भी यही सिनेरियो है, जिसको नहीं पता तो वो समझ ही नहीं पाता कि ये चीज गलत है या ये चीज सही है। इसीलिए ही तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रचा गया कि भैया सुनो, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हम फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटीज बता देते हैं कि अगर तुम रोड पे जा रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या पता होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, आप ये नहीं कह सकते, लड़कियां बहुत सारी ऐसे करती है, सर हमें तो पता ही नहीं था सर, हेलमेट भी लगाते हैं सर, हमें पता है सर, हमने कल ही स्कूटी ली है सर। अरे स्कूटी लिए तो लाइसेंस बना होगा, लाइसेंस नहीं बना तो वैसे ही गलत, और लाइसेंस बना तो लाइसेंस तो तुमने एग्जाम पास किया था, उस एग्जाम को तुमने पास कैसे कर लिया, तुम्हें रूल्स पता होने चाहिए थे। तो ले दे के बेसिकली उस लड़की को ये समझ में आ जाएगा कि मैं गलत हूं। अगर आप रोड पे उतर रहे हो तो आपको ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, आप ये नहीं बोल सकते
कोई भी इंसान कोर्ट पहुंचे, सर मुझे पता ही नहीं था सर, यहाँ पे चोरी के लिए भी माफी नहीं है, मेरे को तो लगा था कि माफ कर देंगे सब। ऐसे नहीं होता है। ओके, तो अब देखो ये होता है कि जब भी किसी इंडस्ट्री में लॉस ज्यादा होगा ना, तभी वो यहाँ पर आके ना केस वगैरह फाइल करेगा, है ना। जरा सी चीजों के लिए कभी कोई नहीं करेगा। तुमने मेरे सारे नोट्स उड़ा दिए, मेरे करियर पे आ गई ना, तो फिर तो मन करेगा कि हाँ भाई इसे कोर्ट में घसीटो। बट कोई छोटी मोटी चीज है, कोई हंसी मजाक में कर दिया कुछ, या फिर जैसे कहते हैं ना मजे लेने के लिए आपने डिलीट करा कुछ चीज, ठीक है, और उसके बाद वो रिसाइकिल बिन में चली जाती है ना, फिर आपने वहां से रिस्टोर मार दी, मजे ले रहे हो आप, तो सामने वाला भी ओके करता है। बट अगर आपने सच में किसी का लॉस कर दिया तो फिर उनके लिए ये सेक्शंस बने हुए हैं। ओके, तो अभी तक हमने सिर्फ और सिर्फ क्या कवर करा है, सेक्शन नंबर 66 कवर किया। कितना बड़ा सेक्शन था ना, तो क्या क्या कवर किया इसके अंदर, 66, 66A, ऊपर लिख दिया इसलिए मैंने इसको। आगे बताओ, 66B, 66C, 66D, 66E, इतना कवर किया। आगे चले, अब नेक्स्ट पेज खोलो। नेक्स्ट पेज के आगे हम इसमें दे रखा होगा 66F, दे के रखा है, तो मैं काम करती हूँ यहाँ पर 66F और डाल देती हूँ, फिर हम जो है ना चलेंगे 66F, क्योंकि इतने ही सेक्शन है बस, ठीक है। कितने सेक्शंस हैं, F तक ही हैं। ओके, यहां तक समझ आया। अब चलते हैं F सेक्शन के ऊपर। F से पहले सारे सेक्शंस रिवाइज, 66C, D, B, समझ सारे आते हैं, E, 66, 43, चलो डन। ओके, उसमें तो सारे ऑफेंसेस ही कवर हो जाएंगे ऑलमोस्ट। अब चलते हैं 66F के ऊपर। F से लिखो फरेबी। कौन है बेटा, फरेबी। कौन फरेबी, जो हमारे इस देश का नहीं हो पाया वो किसी का नहीं हो सकता। अगर मैं ट्विटर के ऊपर जाकर लिख दूं हिंदुस्तान मुर्दाबाद, तो कुछ तो होना चाहिए ना। कौन सा सेक्शन लगेगा, 66F, फरेबी आई है, बदतमीज। कह रहा ऑडियो काट के चिपकाएंगे वहां। तुम्हें ध्यान रखना, तुम अभी नए नवेले हो नॉलेज के केस में और लॉ के केस में, हम बहुत पुराने खिलाड़ी हैं। तुम एक सेक्शन लगाओगे, हम 4 सेक्शन लगा देंगे। तुमने रिकॉर्ड ही कैसे कर लिया, परमिशन ही नहीं दी थी, गए बेटा काम से। आपको पता है प्राइमा फेसी, किसी कोई भी इंसान की अगर मैं बात करूं ना, तो उसको ये लगता है कि जो हमारे पास है, जो हम नॉलेज हमारे पास है, उससे हम कुछ भी कर सकते हैं। बट फिर जब सामने वाला एक टक्कर देने वाला आता है कि ओ ये हमसे दिग्गज है, मेरे से भी एक्सपीरियंस वाले होंगे, जब मेरे सामने मेरे से एक्सपीरियंस वाले खड़े होते हैं, ओ ये भी होता है, ओ ये भी होता है, सो फिर ओ मेरे को तो कुछ पता ही नहीं था, मेरे को तो या फिर आधे ही पता था। तो इसीलिए जिंदगी गुजर जाती है पर नॉलेज कभी पूरी नहीं आती है। ओके, सो फरेबी यानी अगर आप क्या करते हो, साइबर टेररिज्म, साइबर यानी कि ऑनलाइन आप टेररिज्म करते हो। हिंदुस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जाओ बेटा, क्या है पनिशमेंट, लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट। सारे सेक्शंस 65, 66 एंड 67 तीनों का मिला के सबसे कड़ी पनिशमेंट किसकी, इस फरेबी की ही होनी चाहिए थी, और इसी की ही है। क्या है बेटा, सीधा लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट है। हाँ, बुढ़ापे तक अब वही, अब करता रहिए मुर्दाबाद जिंदाबाद। बात समझ आई, बोलो हाँ कि ना, कोई दिक्कत नहीं। इसको पढ़ लेते हैं, शिखा रीड करेगी क्या, थोड़ा ऊंचा। हाँ, यूनिटी, इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी एंड सॉवरेनिटी किसकी, हमारे देश की। ये वर्ड्स तो आपको पता ही होंगे ना, पता है ना।
चलो फिर बताओ, यूनिटी बताओ। यानी कि कोई अगर डिवाइड करने की कोशिश करेगा, है ना, तो गलत हो गया है? ऐसी कोई चीज जिससे कि देश टूट जाए, सिक्योरिटी, सॉवरेनिटी। सिविक्स में पढ़ा होगा बेटा, तब भी नहीं याद है? गैसेस? क्या हमारी कंट्री सॉवरेन है? पक्का? सॉवरेन का मतलब ये पता है हमारी कंट्री सॉवरेन है? वो तो हमारे प्रीएम्बल से उठाई है, सेक्युलर, सॉवरेनिटी। सेक्युलर भी नहीं पता? चलो वो बता दो, मैं सॉवरेनिटी बता दूंगी। क्या? बहुत सारे रिलीजन एक साथ रहते हैं, दोस्तों सेक्युलरिज्म कहते हैं। वेरी गुड। हमारे यहाँ, हमारे इंडिया के अंदर हम किसी एक रिलीजन को प्रमोट नहीं करते। कोई रिलीजन दूसरे रिलीजन को डोमिनेट नहीं करता। इंडिया इज अ कंट्री कंप्राइजिंग ऑफ मोर देन वन रिलीजन and one religion can't dominate the another religion. That is what we call as the secularism. Okay? अच्छा, फिर एक सवाल है मेरा, है ना? तो इसी क्या बोलते हैं, सेक्युलरिज्म के चलते क्या हम डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं रिलीजन के बीच? नहीं कर सकते। तो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें अलाउ नहीं करता कि हम डिस्क्रिमिनेट करें। अग्री करते हो इस बात से? सारे एग्री करते हो? मेरे क्वेश्चन है, जवाब देना, ठीक है? हमारे यहाँ पर बोला गया कि जब भी आप रोड पर ड्राइविंग करेंगे, टू व्हीलर, बाइक चलाएंगे, स्कूटी चलाएंगे, तो हेलमेट पहनेंगे। सबके ऊपर ये एप्लीकेबल है। अब बताओ, जो सरदार होते हैं, जो पगड़ी पहनते हैं, उनका रिलीजन दूसरा हो गया, तो वहां पर वो क्या करे? हेलमेट पहने या नहीं पहने? नहीं पहने। तो यार ये तो, अब तुमने कहा डिस्क्रिमिनेट नहीं करते, पर यहाँ तो हमने डिस्क्रिमिनेट कर दिया। अच्छा, अभी एक्सेप्शन, ओह ओह ओह, मतलब कुछ नहीं तो एक्सेप्शन हो। हाँ, तो that doesn't come under it. भाई कोई भी चीज, हमने सबको बोला कि तुम्हें हेलमेट पहनना है, सबके लिए सिक्योरिटी दी गई, तो क्या हम अपने सरदार जी लोगों को सिक्योरिटी नहीं देंगे? देंगे, उनको भी देंगे। बट वो आउट ऑफ द पगड़ी हेलमेट वियर ही नहीं कर सकते। एंड देन इमेजिन थ्री इडियट्स, वो जो लास्ट का सीन आता है, स्कूटर पे बैठ के हेलमेट लगाते। बताओ बताओ। So on the one hand you are saying discrimination not allowed, and on the other hand you are doing the discrimination. And what we call, and this we call as the some things which needs to be changed or to be inclined as per the religion. तो कुछ चीजें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रिजिड हैं, और कुछ चीजें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने ही बोला कि आपको इसके प्रति रिजिड नहीं होना। जैसे कि मैंने आपको बताया पगड़ी वाला, अगर आप पगड़ी वेयर करते हो तो फिर आपको अपनी पगड़ी वेयर करनी तो आप कर लो, आपको हमने डिस्क्रिप्शन दे दी, वहां पर वो रिजिड नहीं होता है। सिमिलरली जैसे स्कूल्स वगैरह होते हैं, ठीक है, स्कूल्स वगैरह होते हैं, आप लोगों ने नाम बड़ा सुना होगा, जैसे डीएवी। कोई पढ़ा डीएवी से? सेक्टर 14, दयानंद एंग्लो वैदिक, यहां पर पढ़े होंगे 10 नियम। मैं नियम बोल रही हूँ, बताना कौन सा है? ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप निराकार सर्वशक्तिमान न्यायकारी दयालु अजन्मा अनंत अनादि अनुपम सर्वाधार सर्वेश्वर सर्वव्यापक सर्व अंतर्यामी अजर अमर अभय है। इसी ईश्वर की हमें वो आस्था रखनी चाहिए। Which नियम is this? This is the second नियम।
धर्म शिक्षा में था, राइट। ये डीएवी जो स्कूल है वो सनातन धर्म को, यानी कि दयानंद एग्लो वैदिक, दयानंद जी थे ना, श्री दयानंद जी, तो दयानंद जी के प्रिंसिपल्स पर बेस है। एंड उनके अकॉर्डिंग हम रिलीजन में बिलीव नहीं करते। उनके अकॉर्डिंग व्हाट इज द रिलीजन, व्हाट इज द धर्म, धर्म इज सनातन धर्म, यानी कि ह्यूमैनिटी ही धर्म है, ठीक है। सो वी हैव डीएवी, देन वी हैव सेंट मैरीज। सेंट मैरीज क्रिश्चियंस का होता है, सेंट मैरीज। इवन जो मुसलमान होते हैं उनके स्कूल्स भी अलग होते हैं, उनके। वेरी गुड। तो आप मुझे बताओ, क्या ये चीज सही लगती है? जब हमने डिस्क्रिमिनेशन करना मना कर दिया, फिर भी आपने अपने अपने रिलीजन को लेकर स्कूल खोल दिए। बताओ बताओ, सही है ये सही तो है, तो खुले हुए हैं। अब क्यों सही है? आई डू एग्री, बट द मेन पॉइंट इज, जब हमने ये बोला कि सबका एक ही चीज है, which is we are the Indian, we are not the Muslim, we are not the Christian, we are not the Jain, we are not to any specific religion or community, but फिर भी ये schools अलग अलग खुले हुए, अलग अलग religion को support करते हुए। क्यों? सुनो, you should know about it। स्कूल्स के केस में हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि स्कूल्स आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। द फर्स्ट कैटेगरी बीइंग द गवर्नमेंट स्कूल्स। इन केस यू आर ओपनिंग एनी गवर्नमेंट स्कूल, दैट मीन्स गवर्नमेंट, यानी यू अंडरस्टैंड। तो इन केस यू आर ओपनिंग एनी गवर्नमेंट स्कूल दैट कैन नॉट बी रिलीजियस इंक्लाइंड, and if you're opening any private school, then we are giving you freedom the way you want to go with it. So DAV stands for दयानंद एंग्लो वैदिक। उन्होंने दयानंद के प्रिंसिपल्स को फॉलो कर दिया, सेंट मैरीज वालों ने अपना कर लिया, मदरसा वालों ने अपना कर लिया, सबने अपना अपना कर लिया, क्योंकि यहाँ पर क्या दी गई, लीनियंसी दी गई। इसीलिए DAV इज अ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। DAV क्या नहीं बन सकता कभी, पब्लिक, यानी कि बेसिकली गवर्नमेंट स्कूल, सॉरी, नहीं बन सकता, कभी नहीं बन सकता। सेंट मैरीज कभी गवर्नमेंट स्कूल नहीं बन सकता। और इसीलिए गवर्नमेंट स्कूल के अंदर कभी भी जब भी हम प्रेयर्स करते हैं, जब हम स्कूल जाते हैं, कभी भी कोई भी प्रेयर ऐसी नहीं हो सकती जो कि किसी एक रिलीजन को डिफाइन करती हो, कभी भी नहीं हो सकती, नेवर। और इसीलिए चाहे दिवाली हो तो भी गवर्नमेंट स्कूल की छुट्टी होती है, चाहे ईद हो तब भी गवर्नमेंट स्कूल की छुट्टी होती है। इसीलिए गवर्नमेंट स्कूल की छुट्टी ज्यादा होती है, क्योंकि वो हर एक के साथ इक्वालिटी रखना चाहता है। जबकि अगर कोई प्राइवेट स्कूल है, सेंट मैरी है ना, तो सेंट मैरी में मतलब क्रिसमस तो ऐसा बढ़ चढ़ के मनाया जाएगा, पूछो ही मत। यस, इससे भी तब बढ़ चढ़ के मनाया जाता है। तो वहां पर कोई रोक टोक नहीं है। अगर वो अपनी प्रेयर भी कराते हैं ना सुबह सुबह, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर गवर्नमेंट स्कूल में जाओगे तो आपको ऐसी प्रेयर्स करानी होंगी जो कि किसी रिलीजन पे बेस्ड नहीं होती। बात समझ में आ गई? हाँ, मैं बात समझ में आ गई। यस और नो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये चीजें ना आपको पता होनी चाहिए। वाह, मेरे पास एक फीडबैक आया है, पढ़ के सुनाऊं? We are glad to have a teacher like you. I always faces problems in the theory paper, but ma'am, so far with your subject, you made it easy to understand, and especially your examples are very helpful. Thank you for teaching for us. इसे बोलता है फीडबैक। एक सेकेंड, अरे वो तो उसके लिए था, समझने के लिए। ठीक है, जिसने ज्यादा सोचा था एक वर्ड से, वो मुझे मैसेज कर सकता है। मैं बात ये नहीं होती, बात ये होती है, आई एम गिविंग द अपॉर्चुनिटी राइट नाउ कि आप घर जाके अगर आपको एक शब्द से ज्यादा आ रहा है तो आप लिख के भेज देना। ओके, डन। बताओ मैम, पूरा आपने तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लॉ ही पढ़ा दिया। अरे पता होना चाहिए। एक और बात बताऊं, जब तक तुम सी फाइनल में पहुंचोगे तो तुम्हें पता है वो सेट ABCD सुना तो हो गई, तुम्हें एग्जाम देने पड़ेंगे।
उसे इंटरनल एग्जाम्स देने पड़ेंगे। इंटरनल एग्जाम्स में एक पेपर आ चुका है कॉन्स्टिट्यूशन। वाह बेटे मौज कर दी। चॉइस में है, डेफिनेटली है, बट साइकोलॉजी भी है, राइट। बहुत सारे सब्जेक्ट्स है, चॉइस कर सकते हो। हाँ हाँ, अरे बहुत इजी हो जाएगा। पहला जो अटेम्प्ट लिख के आएगा ना उसको थोड़ा डर लगेगा, बाकी फिर तो इजी हो जाता है। वो कॉन्स्टिट्यूशन डी में आता है, तो ए और बी का तो मुझे पता है, सी और डी का मुझे आइडिया नहीं, वो देख लेना, पढ़ लेना एक बारी, मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं है। मैं किसी चीज को, तुम्हारी चीज को भी नहीं मानूंगी, अपनी चीज को भी नहीं मानूंगी, मैं बीच पे आ रही हूँ, तो ये पढ़ लेना, मैं भी पढ़ लूंगी। इतनी सब चीजें पढ़ने को वैसी हैं, एक और चीज पढ़ लो भैया। आगे चलते हैं, सॉवरेनिटी। हाँ ये बताओ, सॉवरेन, तुमने कहा कि इंडियन सॉवरेन कंट्री है, तो सॉवरेन बताओ क्या होती है? सॉवरेन होती है, किसे कहते हैं ना, राजा और उसकी प्रजा, राजा और उसकी प्रजा। तो क्या यहाँ पर हम अपनी गवर्नमेंट को चुनकर उसको राजा घोषित करते हैं कि वो हमारे को गवर्न कर सके? तो यस, हम ऐसा करते हैं, एंड दैट इज व्हाई इंडिया इज अ सॉवरेन कंट्री। यानी कि यहाँ पर राजा तो होता है, बट वहां पे ऐसा नहीं कि सिर्फ राजा ही होता है, राजा तो होता है बट सिर्फ राजा ही नहीं होता है, तो किंग तो है, समझ रहे हो? सो इट इज ना सॉवरेन कंट्री एज वेल। तो खैर जो भी है, कोई अपने आप को बोले कल को मैं ही मोदी हूँ, ये है वो है, तो वही गया काम से। और स्ट्राइक्स टेरर इन द पीपल, यानी कि किसी लोगों के अंदर टेररिज्म, डर वगैरह फैला रहा है, तो किसके अंदर लपेटा जाएगा? 66F के अंदर लपेटा जाएगा। क्या क्या कर रहा है? बाय, यानी कि जो अबव चीजें हैं ना, उनको कैसे कर रहा है, पढ़ो। डिनाइंग एक्सेस टू ऑथराइज पर्सन, जैसे कि मान लो मोदी जी का अकाउंट हैक करके और भैया वहीं से नारे लगवा दिए, बस काम खत्म। वैसे एक बात बताऊं, अभी चंद्रयान 3 हुआ है ना, तो मैं देख रही थी, बोलना नहीं चाहिए, बट चंद्रयान 3 पे मोदी जी का ट्वीट आया है ना, देखा तूने मोदी जी का ट्वीट चंद्रयान 3 पे? चंद्रयान 3 लॉन्च होता भी देखा? उस पे मोदी जी ट्वीट नहीं देखा? ओके, तो मोदी जी ने ट्वीट किया, उस पे 3 लाइनों का ट्वीट है, और बड़ा ही मतलब सर्राटेदार इंग्लिश लिखी है, मतलब फर्राटेदार इंग्लिश लिखी है। मैंने इंग्लिश पढ़ते ही समझ लिया ये मोदी जी ने कुछ ये लिखवाया गया होता। चलो, सो विदाउट एनी फर्दर मजाक, चलो वरना पता लगे मैं ही जेल के अंदर जा रहा हूँ। ये वंश इतना बदतमीज है, जाते जाते ही बोलेगा मैम बस कोर्स कंप्लीट करा दो। ओके, अटेम्प्टिंग एक्सेस टू कंप्यूटर रिसोर्स विदाउट ऑथराइजेशन, या फिर आपने कोई सिस्टम अक्वायर कर लिया, फिर उस सिस्टम से आप या तो टेररिज्म कर रहे हैं, या आप सॉवरेनिटी को अटैक कर रहे हैं उस सिस्टम से, या फिर एक्सटेंडिंग एक्सेस और डूइंग एनी कंप्यूटर कंटेनमेंट। बेसिकली 43 को लगा के अगर आप ये काम करते हैं तो आपके ऊपर 66F लग जाएगा। ये 43 के ही है सारे के सारे काम ऑलमोस्ट। ओके, नेक्स्ट लास्ट पॉइंट, whosoever knowingly, यानी जानबूझकर क्या करता है? obtains the access to information, यानी कि कोई ऐसी इंफॉर्मेशन ले लेता है जो उसको लेनी नहीं चाहिए थी। मान लो हम कोई क्या बोलते हैं, सीक्रेट मिशन कर रहे हैं, और आपने क्या किया, किसी का सिस्टम एक्सेस किया और वो सीक्रेट इंफॉर्मेशन क्या कर ली, ऑब्टेन कर ली, नोइंगली आपने काम किया, और फिर उसके बाद यूजिंग दैट इंफॉर्मेशन फॉर द इंजरी टू द इंटरेस्ट ऑफ द इंडिया, और लीक कर दिया। हम तैयार हो कर रहे हैं अपने आप बम फेंकने के लिए दूसरी कंट्री पर, अब आधी अधूरी इंफॉर्मेशन लीक कर दी, अब सब लोगों के अंदर क्या हो जाएगा, तहलका मच जाएगा। बस आप ये काम करो, फिर आप देखो आपके साथ क्या होगा। समझ रहे हो? आपने इंफॉर्मेशन अपने पास रखी तो कोई दिक्कत नहीं है ना, बट जैसे ही आपने उस इंफॉर्मेशन को क्या कर दिया,
तब फिर बहुत दिक्कत आ जाएगी। और वो इंफॉर्मेशन क्या की गई थी, रेस्ट्रिक्ट की गई थी ड्यू टू सिक्योरिटी रीजंस। यानी कि कैसी इंफॉर्मेशन थी, सीक्रेट इंफॉर्मेशन थी। जैसे आपने कोई बहुत सारी पिक्चर देखी होंगी, हम अपने आप को तैयार कर रहे होते हैं, नेवी वाली पिक्चर देखी होंगी, तैयार कर रहे होते हैं वॉर के लिए। एंड आपको अगर पता हो तो जो बांग्लादेश जो बना उसके पीछे भी एक स्टोरी है पूरी की पूरी। एंड इसको अभी नई कौन सी पिक्चर आई है ना, कैसी थी, मस्त थी ना एकदम ही। लास्ट तक लग नहीं रहा था कि वो कर देगा। IB-71। पर ये बात समझ नहीं आई मेरे को कि IB-71 में IB क्या था। IB-71 में IB क्या था, आपको तो पता होगा ना, वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान, और फिर वो ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया था। हाँ, कोई बात नहीं। पता नहीं यार, मुझे तो मुझे तो इंटरेस्टिंग लगती है। और जब मैं कोई पिक्चर देखती हूँ, मान लो मुझे कुछ समझ में नहीं आता, तो मैं हिस्ट्री डिसाइड वो गूगल पे देख लेती हूँ, हाँ भाई क्या था, फिर थोड़ा समझ में आता है, फिर वापस पिक्चर पे चले जाती हूँ। ऐसा क्या है कि हम रिलेट नहीं कर सकते, कम से कम तो अपने भारत के बारे में तो जानो एटलीस्ट, है ना। हाँ, मैं क्या कह रही हूँ, मेरे को पूरी मूवी अच्छी लगी, मेरे को समझ भी आई, पर मेरे को वो IB-71 नाम क्यों दिया, मेरे को वो समझ नहीं आया। IB में हो सकता है B स्टैंड्स फॉर बांग्लादेश, I इंडिया बांग्लादेश, पता नहीं, जो भी कुछ भी हो सकता है। फैंटास्टिक मूवी, वाह, ये बताएगा बेसिकली। एंड दैट इज अ बेस्ट मूवी टू वॉच। आप कहते हो ना मैम स्ट्रेटजी क्या होती है, पिक्चर को देखो पता चलेगी आपको स्ट्रेटजी क्या होती है, पढ़ने से स्ट्रेटजी नहीं होती है। कहते हो ना स्ट्रेटजी वर्ड पहले कहाँ इस्तेमाल हुआ था, सबसे पहले मिलिट्री में, वॉर में। ये सबसे बड़ा वॉर का सिचुएशन था, इसमें स्ट्रेटजी भाई। आई वाज सो, वो जो होटल वाला सीन था, मैंने कहा भाई अब तो गए, अरे गजब, बहुत। हाँ, एक्ट ऑफ वॉर, वो चाह रहा था कि एक्ट ऑफ वॉर डिक्लेयर हो जाए, और फिर उसके बाद में हाँ हम इनवेल रीजन चाहिए। हाँ हाँ, आई शुड नॉट मोटिवेट यू फॉर दैट। चलो 66 खत्म हो गया, आगे चलो रे। 66 तो बीच का है ना, इसके आगे एक, इसके पीछे एक, इसके आगे 67, इसके पीछे 65, क्योंकि 65 सिर्फ 3 ही लाइनों का है, तो आइए इसे खत्म ही कर देते हैं। क्या कहते हो? हाँ मैम, लो, कर ही दिया खत्म। लो मैम, लो, एक काम करती हूँ, पहले मैं तुमसे पूछती हूँ, 65 को रीड करो और मुझे बताओ कुछ समझ में आया या नहीं, तभी तो मेरी वैल्यू पता चलेगी। हो गया, समझ आया? जितना आया होता हो तब बताओ। किसी को आदमी है यहाँ पर? कोई अच्छा, कोई भी, ओके, आगे। कंप्यूटर सोर्स वगैरह क्या? चलो, थोड़ा बहुत बेटर है। और कोई? आपने तो अभी चैप्टर नंबर 3 पढ़ लिया ना काफी हद तक, तो आप मुझे बताओ, डब्बा कौन सा? हार्डवेयर। उसको चलाने के लिए क्या चाहिए? सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर का मतलब प्रोग्राम। और प्रोग्राम कैसे चलता है? सोर्स डॉक्यूमेंट से, यानी वो जो लिखा आता पूरा वो प्रोग्राम, वो क्या है? सोर्स डॉक्यूमेंट। कोई भी सिस्टम में विंडोज के इंस्ट्रक्शंस लिखी होते हैं ना, वो इंस्ट्रक्शंस में अगर मैं जाऊं और क्या कर दूं, तो बताओ, विंडो करप्ट। और विंडो करप्ट तो
बस अगर आपने ऐसा कोई काम किया, टेम्परिंग यानी छेड़छाड़, टेम्परिंग यानी छेड़खानी करी अगर आपने किसके साथ में, यानी कि जिससे कंप्यूटर चलता है, जैसे कि आपने उसकी प्रोग्रामिंग छेड़ दी विद रिस्पेक्ट टू विंडोज, खत्म। और जैसे अभी बात करूं चैप्टर नंबर 5 में सीबीएस की, सीबीएस सॉफ्टवेयर है तो उसकी प्रोग्रामिंग कहीं ना कहीं तो लिखी होगी, बस वहां गए वो फोल्डर डिलीट मार दिया, फिर आपका वो सॉफ्टवेयर चलेगा ही नहीं, कुछ ना कुछ कर दिया, बस कहाँ ट्रैक्ट हो गया, कहाँ चला गए तुम 65 में। कोई दिक्कत नहीं, कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कर लो। किसका फोन क्या कर दिया? ओके, मुझे बताओ आपने जो किसी का फोन जो रीसेट किया, वो किसी का फोन उसकी कंसेंट से लिया था, विदाउट कंसेंट लिया था? पहला क्राइम। उसके बाद दूसरी बात, फोन कंसेंट से नहीं लिया, बट क्या फोन लेने के बाद आपने रीसेट करने के लिए कंसेंट लिया? रीसेट करने के लिए कंसेंट लिया, फोन लेने के लिए कंसेंट नहीं लिया था, रीसेट करने के लिए कंसेंट लिया। दूसरा क्राइम, आपने कहा अब मैं रीसेट करता हूं, अब आपने रीसेट कर दिया, रीसेट करने के लिए बाद क्या हुआ, जो इंफॉर्मेशन उस डिवाइस पर स्टोर थी, सेव थी, वो क्या हो जाएगी, उड़ जाएगी। तो बताओ 43 ट्रैक्ट हुआ, 66 ट्रैक्ट हुआ। और अगर तुमने कुछ ऐसा रीसेट कर दिया, वैसे रीसेट में कभी ऐसा होता नहीं कि कोई सोर्स डॉक्यूमेंट उड़ा दे, वो कभी उड़ाता नहीं है, बट मान लो तुमने और 2-4 चीजें ऐसी उड़ा दी जिससे कि प्रोग्राम ही उड़ गया। एंड्रॉइड में आपकी फाइल्स वगैरह बहुत सारी बनी होती है, अगर तुमने वो भी उड़ा दी फिर 65 भी लग जाएगा, खत्म, तुम गए जेल के अंदर, तुम्हें जेल भेज के रहूंगी मैं, केस मैं हैंडल करूंगी केस। एक फोन को रीसेट करने की कीमत चुकानी पड़ेगी तुम्हें। अब तो मेरा फोन तो नहीं लोगे, है ना? अरे अगर मैं अगर मेट्रो से ट्रैवल करती हूँ ना जैसे, तो मैं अपने टाइम को यूटिलाइज करते हुए आती हूँ। एंड आजकल तो बारिश चल रही है, हमारे यहाँ तो सब फ्लड वगैरह हो रखा है, तो मेट्रो से करना पड़ता है मेरे को। तो मेट्रो में ना आई कुड सी पीपल enjoying various reels on their mobile phones, स्क्रॉल करते रहेंगे, एंजॉय करते रहेंगे, यूट्यूब चला के बैठ जाएंगे, और सुबह सुबह टाइम अगर होता है तो प्रवचन सुनने बैठ जाएंगे। भैया तुम्हारे लिए प्रवचन है, हमारा भैया मेरे लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक है कि नहीं है? तो मैं उनको बोलती रहूंगी। एक बार तो मेरी लेडीज से लड़ाई भी हुई थी, पिछली बार की बात आई थी, मेरी लड़ाई हो गई थी, वो मेरे बगल में बैठी हुई, ठीक है, नहीं उसको सीट में दी थी, हाँ शी वॉज इन द पोस्ट प्रेगनेंसी पीरियड, शायद बस उसका बच्चा था 1-1.25 महीने का, तो उसका हस्बैंड था, वो थी, तो जो बेबी था वो हस्बैंड के पास था, ठीक है। तो एक बंदे ने उठ के हस्बैंड को सीट दे दी थी, ठीक है। तो मैं भी उठ गई और मैंने सीट उसको दे दी, भाई शी मस्ट बी रिक्वायरिंग इट मोर कंपैरेटिवली, तो मैं उठ के मैंने अपनी सीट उसको दे दी, कोई बात नहीं। अब सीट उसको दे दी तो अब वो बैठ के और अपने मोबाइल में सीरियल लगा लिया, बैठ के आराम से सीरियल देख रही। मेरे को किताब कॉपी खोलनी है, मेरे को काम करना है, मैं खड़ी हुई, मेरे पास ये पर्स एक बैग था, मैं हाथ में किताब लेके, मतलब मैं तो ऐसी सिचुएशन में हूँ, और वो आराम से बैठी है और तेज आवाज फुल टू आवाज में, ताकि सबको सुनाई दे पूरा क्लियर मेरे को, पूरा फुल वॉल्यूम में। अच्छा कोई बात नहीं। फिर मेरे पास मेरे एक स्टूडेंट का फोन आता है कि ऐसे बात है, तो उसका मेरे सब्जेक्ट में क्लियर हुआ, बाकी सब्जेक्ट में क्लियर नहीं हुआ, तो उसने मुझसे स्ट्रेटेजी वगैरह डिस्कस करी। तो मैंने कहा ठीक है भाई, अभी मेट्रो में हूँ, चलो मैं बता देती हूँ। तो मैं बताने लगा कि इसको ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। तो जैसे मैंने फोन रखा, मुझे कहती कि आपको पता नहीं मेरा बेबी सो रहा है, आपकी वजह से वो सो नहीं पा रहा। उसके बाद ना जो मेरे हाथ में पेन था ना, मैंने बुक ली, पेन बीच में रखा, किताब पर्स में डाली। एक बात बता, जो तू इतने देर से बैठ के यूट्यूब पे देख रही है अपना सीरियल, इसकी आवाज से तेरा बेबी जो है वो परेशान नहीं हो रहा। मेरे पास फोन आया, मैं एक बेचारे बच्चे का फ्यूचर बना रही हूँ, यहाँ पर पढ़ाई की बात कर रहे हैं, यहाँ पर वो जो है ना, वो बच्चे के लिए दिक्कत भरी बात होगा कि पढ़ नहीं रहा। फिर मैंने उसे बोला, मैंने कहा क्या बोलते हैं, बड़ी ही तौहीन वाली बात है
कि मतलब किसी ने आपको मतलब ये समझ के कि शायद आपको जरूरत होगी सीट दी, और आप क्या कर रहे हो, अभी सीट को तोहीन कर रहे हो, यहाँ बैठकर सीरियल देख रहे हो यहाँ बैठकर। बात रही बच्चा, अगर बच्चा नहीं सो रहा तो एक माँ की ड्यूटी होती है तो सुला ले, गोदी में पापा के बैठा हुआ है वो, तो सुलाना है तो सुला लो ना, अपना फोन छोड़ के सुलाओ फिर। तो फिर कहता है तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, मैं फोन चला रही हूँ। मैंने कहा ऐसा है, अब सुन ले, लो सुन ले, 15 मिनट तक और मेट्रो में बैठी रहेगी ना, यहाँ पे गाना बजाना मना है, आएगा अभी सुन लियो, गाना बजाना मना है। तो कहते और जो आप फोन पे बात करते, मैंने कहा उसका कोई लॉ नहीं लिखा, फोन पे बात कर सकते हैं। अगल बगल वाले लोग कह रहे हैं, और उसी मोमेंट पे वो जो अनाउंसमेंट होती है वो आ गई, मेट्रो में है ऐसे करके पूरी अनाउंसमेंट आ गई। मैंने कहा सुन लिया, हाँ अब सुन लिया। मैंने कहा अब मुंह बंद करके बैठ जा, और ये मोबाइल फोन भी, वरना फिर आगे चलियो, अगले स्टेशन पे ही तू आगे जाएगी। लोगों को परेशान करने की आदत है ना। कई बार तो लोग कहते हैं कि आप परेशान नहीं हो रही, आप भी अपने कान में ईयरफोन ठूस लो, मतलब मैं भी अब अपने कानों को मैं दर्द कर लूं तुम्हारी वजह से। एक तो तुम गलत हो, अपने आप को सुधारने की बजाय मेरे को उल्टा बोलोगे कि भैया तुम, मतलब कि अगर कोई बंदा क्राइम कर रहा है, ठीक है, किसी को मान लो कोई बंदा गाली दे रहा है, तो तुम क्या बोल रहे हो, मत सुनो गाली, मैं दे रहा हूँ, मेरा मुंह है। लोगों की एक्सपेक्टेशंस है। तो उस लेडीज को पता ही नहीं था एक्चुअली कि ऐसा कोई लॉ है कि मेट्रो के अंदर हम ये काम नहीं कर सकते हैं, ये आप ऑडियो नहीं बजा सकते हो। कैसी रही? हाँ, अब आज सुबह की बात है, एक लड़का वो न्यूज भी सुनते हुए जा रहा, और मैं अपना काम करते हुए जा रही थी, मैं शेड्यूल वगैरह बना रही थी, ठीक है, जो पेन ड्राइव वगैरह होती है ना, उसमें जैसे कौन से लेक्चर में क्या चीज होती है सब मैं शेड्यूल करके बच्चों को देती हूँ, टेस्ट पेपर वगैरह सब चीजें बना रही थी। है वो बंदा जो है न्यूज सुने जा रहा, तेज आवाज में सुने जा रहा, मैं उसकी तरफ देखो भी 4 बारी 5 बारी, ऐसा ना देख भी दिया, कोई फर्क नहीं। फिर उसके बाद बगल वाला आदमी उसको समझ में आ गया कि उसको दिक्कत हो रही है, उसने ना वो थोड़ा परे हो गया। फिर मैंने अपना पर्स उठा के दूसरी सीट पे रखा, फिर उसके बाद मैं टर्न अराउंड हुई, मैंने कहा भाड़ में जाए, फिर मैंने थोड़ा सा फोकस करना चालू किया, वरना आज सुबह उसकी वाट थी बेटा। क्राइम ना हम करेंगे ना हम करने देंगे, लॉ को सबको बता के रहेंगे कि भैया ये लॉ होता है, नहीं पता बताएंगे। चलो लास्ट सेक्शन 67 जो सेक्शन है बेटा, वो ऐसा सेक्शन है जिसमें मैं ना ज्यादा आपको नहीं बता पाऊंगी, ठीक है, बट इतना बता सकती हूँ कि एग्जाम में अगर लिखने को आ जाए और अगर एमसीक्यू में आ जाए तो आप इस सेक्शन को डिटरमाइन कर पाओ, ठीक है। सेक्शन नंबर 67 पता क्या कहता है कि अगर आपने किसी दूसरे पर्सन को क्या भेज दिया, कोई ऐसा मटेरियल भेज दिया, कोई ऐसा मटेरियल पब्लिश कर दिया या ट्रांसमिट कर दिया, कैसा मटेरियल पब्लिश कर दिया, विच इज ऑब्सीन इन नेचर, विच इज ऑब्सीन का मतलब क्या होता है, अट्रैक्टिंग लस्ट, जिसको देखकर लस्ट लालचीपना आए, समझ रहे हो, इन द नॉन वेज कैटेगरी। ओके, अगर पर्सन ए ने पर्सन बी को कोई ऐसा क्या भेज दिया, कोई कंटेंट भेज दिया जिसको देख के लस्ट अट्रैक्ट होती है, दैट मींस वो क्या है, एक क्राइम है। क्या है? एक क्राइम है अंडर सेक्शन 67। और वो आप कैसे फॉर्म में भेज रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। कैसा मटेरियल, एनी मटेरियल, यानी कि आप ये नहीं बोल सकते यार सिर्फ फोटो ही तो भेजी थी, ऐसे नहीं कर सकते, फोटो हो, वीडियो हो, जिफ हो, मतलब समझ, जिफ भी कुछ भी, समझ रहे हो, एनी मटेरियल। उस मटेरियल में क्या है, दैट मटेरियल इज लस्वेशियस इन नेचर। लस्वेशियस यानी कि कतई नॉनवेज, तलब, हाँ, तो देख के तलब चलो आगे, अपील्स टू बी ऑफ द प्रूरियंट इंटरेस्ट, मतलब देख कर अप्लाई करने का जी करे, उसमें कतई इंटरेस्ट आना चालू हो जाए। अब बताओ मैं कैसे पढ़ा रही हूँ, है ना, तुम समझ रहे हो, कोई दिक्कत तो नहीं। थर्ड, या फिर ये तो था बेटा पॉजिटिव में, ये क्या था पॉजिटिव में, या फिर इफेक्ट इज टू डिप्रेव और करप्ट द माइंड ऑफ द पर्सन। समटाइम्स ना हम कोई चीज को गलत एज ग्रुप में भेज देते हैं, या हमें नहीं पता होता कि यार इस टाइम पे चीज भेजना सही कि नहीं है, और सामने वाला उसको देख के बोलता है छी ये भी कोई चीज होती है, समझ रहे हो, उसके माइंड में हम उसको सही नॉलेज
देने की बजाय वो गलत नॉलेज दे रहे हैं। देयर आर द सिनारियोज जहां पर कि हम बहुत सारी ऐसी बातें होती है बड़ी वाली जो बड़े लोगों के लिए होती है, जिनको कि हमें एक अच्छे एंगल से देखना चाहिए, बट हम उसी चीज को एक गलत एंगल से दिखवाते हैं किसी को। तो दैट इज इफेक्ट इज टू डिप्रेव, या फिर इसको माइंड को क्या कर देना, करप्ट कर देना। या तो आपने कोई ऐसा टेक्स्ट मैसेज भेज दिया कि उसको रीड करके उसका माइंड करप्ट हो गया, या देखकर उसका माइंड करप्ट हो गया, या सुनकर उसका माइंड करप्ट हो गया। बात समझ आई? तो अगर आपने क्या किया, अगर आपने ऐसा कुछ किया तो क्या लग जाएगा आपके ऊपर, सेक्शन 67 लग जाएगा। इसको याद करने के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, कर ही लोगे, अलग सा सेक्शन है। ठीक है, बात समझ आई? ओके, अब देखो बेटा, जो सेक्शन नंबर 67 है ना, यस एवरीवन, सेक्शन नंबर 67 जो है ना, सेक्शन नंबर 67 का आगे भी सिनेरियो है। क्या है आगे? 67A, 67B, 67A और 67B। ओके, चलिए 67A एंड 67B। इसको करने से पहले एक चीज और, यहां पर आपको थोड़ी पनिशमेंट सेक्शन में मैं थोड़ा सा अपने एक्सप्लेनेशन देना चाहूंगी। प्रीवियसली आपको पनिशमेंट हर जगह एक मिली, यहां पे आपको पनिशमेंट मिली फर्स्ट टाइम एंड सेकंड टाइम। क्या देखने को मिलता था? मोस्टली ये हरकतें यंगस्टर्स करते थे, और पता है वो क्या बोलते थे? सॉरी, तो मेरा फर्स्ट टाइम है। कहते ना, जैसे आप होमवर्क करके नहीं लेके आए हो, मैम आज तो मेरा फर्स्ट टाइम है, वैसे तो हमेशा करके लगी, मेरा फर्स्ट टाइम है कि मैं करके नहीं लेके आया। ऐसे ही लोगों ने क्या कहना शुरू किया कि ये तो मेरा फर्स्ट टाइम है। तो लॉ ने क्या बोला, भाई सुन, फर्स्ट टाइम हुआ तब भी पनिशमेंट मिलेगी, और इवन सेकंड टाइम हुआ तो पनिशमेंट का देखो अमाउंट जो है बढ़ गया, डिग्री ऑफ पनिशमेंट इनहैंस हो गई, है ना? हो गई कि नहीं हो गई? अब बच्चा कहता है मैम थर्ड टाइम किया तो, माँ की आंख, नो पनिशमेंट नहीं, दिस इज द सब्सिक्वेंट और दिस इज द फर्स्ट टाइम। यानी कि जब भी आप थर्ड टाइम भी करोगे तब भी कौन सी लगेगी? ये वाली ही लगेगी, है ना? ऐसा नहीं कि थर्ड टाइम पे पनिशमेंट नहीं लगेगी। है भाई, है। चलो अब सुनना ध्यान से, 67 वर्सेस 67A और 67B। पहले वर्सेस समझो। 67A और B के अंदर जो कंटेंट जा रहा है, जो मटेरियल जा रहा है, दिस इज दिस। जबकि इसके अलावा अगर कोई और कंटेंट है तो वो इसमें कवर्ड है। अगर मैं बात करूं इसकी, तो ये इसमें नहीं आएगा। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत? अगर मैं बात करूं इसकी, तो ये इसमें नहीं आएगा। बात समझ आई? ऐसी वीडियो थी, उसके अंदर ये सीन्स थे, तो वो किसके अंडर पनिशमेंट जाएगी? 67 के अंडर पनिशमेंट चली जाएगी। तो अगर आप उसकी हेडिंग को पढ़ो और यहां पे पढ़ो तो सिर्फ एक यही वर्ड आपको दिखेगा डिफरेंट। देखो, और यही सेम वर्ड आपको देखो 67 और 67B सेम है, यही सेम वर्ड आपको कहां मिल रहा है? यहां मिल रहा है। अब आपको इतनी बात समझ आई? बोलो हाँ कि ना? तो मटेरियल में ही क्या है, थोड़ा डिफरेंस हो गया। तो ये तो डिफरेंस था, डिफरेंस बिटवीन 67 एंड 67A एंड B। अब इन दोनों में ही डिफरेंस, 67A वर्सेस 67B। A से अडल्ट, A से अडल्ट, B से बच्चा, B से बच्चा, अडल्ट और बच्चा, मेजर और माइनर। अब आपने कोई ऐसा वीडियो भेजा जिसमें कि जो कैरेक्टर्स, जो लोग इन्वॉल्व थे वो माइनर थे, तो क्या लग गया? बात समझ आई? और अगर उसमें जो कैरेक्टर्स थे वो क्या थे? अगर मान लो आपने ये सेंड कर दिया और इसकी जो कैरेक्टर्स थे, जो लोग इसको परफॉर्म कर रहे थे वो मेजर थे, तो क्या लगेगा? एक्टिविटी क्या होनी चाहिए और बंदा क्या होना चाहिए, तो क्या लग जाएगा? डन। सो A से अडल्ट और A से 67A, B से बच्चा 67B।
डन 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 डन, समझ में आ गया। मैं आपको इतनी ही इसमें एक्सप्लेनेशन दे सकती थी। और बात रही पनिशमेंट की, तो यहाँ पर भी फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम है, फर्स्ट टाइम वाले को भी हम नहीं बख्शेंगे। क्लियर हो गया? बोले यहाँ तक कोई दिक्कत? आ सकता है, आया हुआ है, दोबारा भी आ सकता है, एमसीक्यू में भी आ सकता है, वो आपसे कुछ भी पूछ सकता है। अलग अलग क्यों लिखे? मेरी मर्जी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि बच्चों को साफ साफ दिख जाए, हाँ भैया ये पनिशमेंट इसकी है। कभी कभी बच्चा सेम सेम में ऐसा याद करके नहीं जाता, पता लगे वो एक का ही है, क्योंकि पनिशमेंट अगर मैं देखूंगी ना यहाँ से यहाँ तक का, तो बच्चों को लगेगा कि क्या है, ये तो सेम ही है, तो ये तो इसकी होगी, इसकी कहाँ गई? क्या बोल रहे? अगर पनिशमेंट सेम है, उसकी मर्जी है, वो तो लॉ मेकर है। और यहाँ पर देखो, अडल्ट का अलग है, बच्चे का अलग है, तो भाई उसकी मर्जी है। सर मैं क्या करूं? आई एम नॉट द लॉ मेकर, आई एम ओनली द लॉ रीडर। चलो भैया, हाँ बहुत इंटरेस्ट आ रहा तुम्हें आगे बढ़ाओ भाई, अपने नाम आगे बढ़ाओ। अच्छा, इसका प्रोवाइजो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इतने ज्यादा सेक्शंस इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इसका प्रोवाइजो इंपॉर्टेंट है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आधे से ज्यादा बच्चे प्रोवाइजो पढ़ के जाते ही नहीं है। हम तो पढ़ेंगे ना, बट अब देखो, मान लो मैं एक बायोलॉजी टीचर हूं और मैंने बच्चों को पढ़ाने के लिए कोई वीडियो का इस्तेमाल किया, कुछ चीज समझाना चाह रही थी, तो ये तो मेरे एजुकेशन पर्पस के लिए था ना, तो फिर तुम मुझे जेल भेजोगे, मुझे फाइन डालोगे? नहीं ना। यानी कि देयर हैज टू बी सर्टेन एरियाज जिसको कि हम कंसिडर नहीं कर सकते इनटू द पनिशमेंट। तो उसने क्या बोला कि अगर ये पब्लिकेशन, यानी कि जो आपने शेयर किया या आपने किताब में छाप दिया, अगर वो पब्लिकेशन साइंस के इंटरेस्ट ऑफ द साइंस है, साइंस की वजह से है, या आर्ट, जैसे आपने देखा होगा म्यूजियम्स वगैरह होते हैं, उनसे पेंटिंग्स वगैरह लगी होती है ना, या फिर फॉर द पर्सपेक्टिव ऑफ द लर्निंग, बच्चों को सिखाने के लिए आप ये बता रहे हो। वी डू हैव वेरियस कैंप्स जहाँ पे हम बच्चों को सिखाते हैं, राइट? वी टीच द वेरी यंगर किड्स बैड टच गुड टच, हमें बहुत कुछ बताना पड़ता है। तो वहां पर अगर वो लर्निंग पर्पस के लिए यूज है, तो फिर वहां पर ये पनिशमेंट, ये ऑफेंस नहीं माना जाएगा। बात जायज लगती है कि नहीं लगती है? बट अब मैं आपसे एक बात कहती हूँ, सेक्शन 67A 67B, हमने कहा इसका प्रोवाइजो क्या है कि अगर ये अच्छे बोनाफाइड पर्पस के लिए है तो क्या हम इसको पनिशमेंट में नहीं लेके जाएंगे, ठीक है? बट आपको क्या कभी लगता है कि बच्चे का कोई वीडियो सर्कुलेट हो रहा है और वो बोनाफाइड के लिए हो सकता है? नहीं। इसीलिए इसका जो सेक्शन नंबर 67B है वो प्रोवाइजो में नहीं आएगा। लॉजिकली बात समझ गए? क्यों नहीं आएगा भाई? बच्चे की बात है ना, बच्चे का वीडियो तो आप कभी इस्तेमाल नहीं कर सकते, या बच्चे का इमेज तो आप कभी भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, राइट? सो उसने क्या बोला, फॉर द सेक ऑफ प्रोवाइजो प्रोवाइडेड दैट, ये देखो क्या लिखा, 67 and 67A। तो बच्चे में क्या नहीं जाएगा? क्यों नहीं जाएगा? अभी समझ में आ गया? यस मैम, समझ में आ गया। So we are done with all these sections. Let us just revise together. So we have 3 parts, 66 आगे एक, 66 के पीछे एक, 67 and 65। सबसे पहले 66 रिवाइज करते हैं। 66 EDC BA ईमेल, ठीक है? 66 43, वेरी गुड। अब आते हैं इससे एक स्टेप पीछे, 65 क्या किया? कंप्यूटर सोर्स डॉक्यूमेंट के साथ टेम्परिंग करी, छेड़खानी करी। 67 में क्या भेज दिया? ऑब्सीन मटेरियल भेज दिया। क्या मटेरियल भेज दिया? ऑब्सीन मटेरियल भेज दिया। 67A 67B में दैट वाज इन्वॉल्विंग एंड ए के अंदर अडल्ट इंक्लूड है और 67B के अंदर बच्चा इंक्लूड है। डन 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 डन। प्रोवाइजो की बात कर लेते हैं। तो प्रोवाइजो किस किस के लिए है? 67 के लिए है, 67A के लिए है, बच्चे से नो कॉम्प्रोमाइज। क्लियर हो गया? अब तो सारे सेक्शन नंबर भी याद करा दिए, अब तो फीडबैक अच्छा आना चाहिए। चलो ये एक इतू सा सेक्शन और है, इसको कर लेते हैं। और 43A 43 पढ़ा ना, तो 43A और पढ़ लेते हैं। क्या कहता है? ये SPDI के ऊपर है। SPDI का फुल फॉर्म MCQ के लिए मार्क कर लेंगे।
एमसीक्यू के लिए मार्क कर लेंगे। एसपीडीआई, सेंसिटिव पर्सनल डेटा इंफॉर्मेशन। क्या हमारा डेटा बैंकों के पास है? हाँ। मेरा पैन नंबर बैंक के पास है? हाँ। क्या मेरा इंटरनेट आईडी का बैंकिंग आईडी पासवर्ड बैंक के पास है? हाँ। और अगर वो लीक कर दो तो कौन सा सेक्शन? 43A। जो कंपनी लीक करेगी उस कंपनी के ऊपर लग जाएगा। पनिशमेंट क्या होगी? सच बॉडी कॉर्पोरेट शैल बी लायबल टू पे डैमेजेस टू द अमाउंट ऑफ द पर्सन सो अफेक्टेड। उसको जितना लॉस हो रहा है उस इंफॉर्मेशन के लीक होने से उतना उसको कॉम्पनसेट करना पड़ेगा। कोई दिक्कत? बोलो हाँ के ना? नहीं। नेग्लिजेंट मतलब समझते हो? लापरवाही। बेसिकली जो इंफॉर्मेशन लीक हुई ना सेंसिटिव वाली, वो किसकी वजह से हुई? लापरवाही की वजह से हुई। कोई दिक्कत? चले आगे। सेक्शन का नंबर याद रख लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और एसपीडीआई में क्या क्या आता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पासवर्ड आते हैं, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आती है, आपका बैंक अकाउंट, क्रेडिट कार्ड के डिटेल्स, डेबिट कार्ड के डिटेल्स, और इवन देखो क्या लिखा रहा है, फिजिकल, साइकोलॉजिकल, मेंटल हेल्थ कंडीशन। मान लो एक लड़की है, वो लड़की की एक कोई हेल्थ रिपोर्ट है, तो किसको पता होगा? उसके डॉक्टर को तो पता ही होगा। अब लड़की की शादी होने जा रही थी, तुरंत ही क्या हुआ? हेल्थ रिपोर्ट जो है, हेल्थ का जो डेटा था वो वहां से लीक हो गया और लड़की के बारे में फैल गया कि इस लड़की को क्या है, ये प्रॉब्लम है, और उसकी शादी टूट गई। तो क्या करना पड़ेगा? कॉम्पनसेट। अब उसकी शादी बैंक वाला कर, सॉरी जहां से रिपोर्ट लीक हुई है वो कराएगा। मजाक कर रही हूँ विद रिस्पेक्ट टू द कॉम्पनसेशन, बट यस दिस कंपनी वुड बी लायबल, राइट? क्योंकि उसकी शादी क्या हुई? टूट गई उसके इस रिपोर्ट के लीक होने से। तो मेडिकल रिकॉर्ड्स भी इसके अंदर ही आते हैं। शादी, बीमारी, सुनो, बीमारी के बारे में हिंदू मैरिज एक्ट में कहीं नहीं लिखा। आप नहीं, देयर इज ओनली वन थिंग टू बी डिस्क्लोज विच इज अबाउट द प्रेगनेंसी। अगर मान लो एग्जाम्पल बोलती हूँ, कोई बीमारी लेते हैं, बताओ क्या बीमारी होगी? हाय यार, ये तो देखो, ये भी इसमें है, ये भी बताना पड़ता है। HIV एड्स के बारे में आपको बताना पड़ता है। और बताओ। नहीं, वो दैट इज अ डिसऑर्डर, नॉट अ डिजीज। नींद में चलने की बीमारी, ओके, लेट्स टेक दिस बीमारी, दिस इज हैपनिंग बीमारी। हाँ, नींद में चलने की बीमारी। अब इस नींद में चलने की बीमारी से क्या ही फर्क पड़ रहा है? गजब। तुम ये छोड़ो, तुम लॉ पे आ जाओ, बीमारियों पे आ जाओ। नींद में चलने की बीमारी, नींद में मारने की बीमारी। अब वो क्या है? मैम इसको पी के झाड़ने की बीमारी है, पी के हमें झाड़ देती है पकड़ के, पी के हमें मार देती है पकड़ के, बीमारी है ये तो। मैम ये तो बहुत बोलती है, इसको बीमारी है, शी इज वेरी टॉकेटिव इन नेचर। क्या था बता? सारी चीज बिल्कुल डिस्क्लोज करनी चाहिए डेफिनेटली, बट अगर मान लो वो चीज मटेरियल ही नहीं है, क्या ये फर्क पड़ गया? कोई मान लो कोई चीज डिसऑर्डर में है, डेफिनेटली इट हैज टू बी डिस्क्लोज्ड, इट हैज टू बी। ऐसे तो देखो, एक बात बोलती हूँ, जैसे मान लो एक छोटी सी बात है कि शादी से पहले किसी का कोई एक्सीडेंट हुआ और उसने अपना पैर, उसका पैर चला गया और उसने अपने पैर में नकली रॉड लगवा ली, ये बहुत बड़ी बात है, तो वो डिस्कस करने आनी चाहिए, ठीक है? और हाँ, अब मान लो कोई एक्सीडेंट हुआ था, उसमें उसको चोट लग गई, अब उसे कट लगा हुआ है यहाँ पर, ये डिस्क्लोज नहीं करा, ये कोई बात होती है? एक कट से लगा हुआ, ये क्या ही कर लेगा एक कट? अब मेरा भाई जब छोटा था, ये होगा मेरा भाई अप्रॉक्स 1.5 साल का, 1.5 साल के आसपास था। तो उस टाइम पे ना वो बड़े बड़े टीवी हुआ करते थे, जो टीवी ट्रॉली के ऊपर रखा करते थे, मोटे मोटे टीवी हुआ करते थे, हाँ ढपाल से टीवी होते थे ऐसे वाले। तो ये ट्रॉली के ऊपर ऐसे टीवी रखा हुआ था, तो मेरे भाई ने तभी ना ऐसा क्रॉल करना सीखा था, ठीक है? तो वो ऐसे चढ़ गया उसके ऊपर
और क्या हुआ, ट्रॉली के नीचे ना ज्यादा सामान नहीं था और ये टीवी इतना हैवी था, तो ट्रॉली के ऊपर सामान नहीं, वो चढ़ गया ऊपर और ऊपर हैवी हो गया तो टीवी सारा उसके ऊपर आ गया, ऐसे वो नीचे और टीवी उसके ऊपर। रात का 11 बजा था, ठीक है। एंड जैसे टीवी उसके ऊपर आया एंड आई गेस मतलब एवरीवन वाज सो शॉक। पापा अंदर बेडरूम में अपना टीवी एंजॉय कर रहे थे, बाहर ड्राइंग रूम में ये वाला टीवी था, तो ऐसे करके उसने ऐसे करा एंड आई वाज सिटिंग ऑन द डाइनिंग टेबल एंड आई वाज मेकिंग सर्टेन नोट्स एंड समथिंग समथिंग। जैसे ये चीज हुई ना, तुरंत पता नहीं, मेरे अंदर कहता ना जब कोई दिक्कत होती है तो आपके अंदर पावर आई जाती है। मैं भी एक बच्ची थी, मेरे पास भी इतनी बड़ी पावर तो है नहीं कि मैं टीवी उठा के रख दूं, बट दैट पॉइंट ऑफ टाइम बिकॉज मेरा भाई नीचे था ना, तो फटाफट मैं टीवी उठा के ऐसे पटका, मुझे टीवी से कोई मतलब नहीं है, ऐसे पटका सरकाया कि भाई ये है। उसके बाद में सारा यहाँ से खून 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 खून, उसके सारा खून 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 खून। आई गॉट वेरी स्कैर्ड, माई मम्मा गॉट वेरी स्कैर्ड एंड देन उसके बाद में पापा भी डरे गए कि वो क्या करना है क्या करना है। सो वी टुक हिम टू अ फैमिली डॉक्टर, क्योंकि रात का 11 बज रहा था, चलो उसके पास लेके चलते कि क्या क्या हुआ है एंड जैसे जैसा वो बोलेंगे हम फिर वैसा वैसा कर लेंगे। तो फैमिली डॉक्टर पे जाने के लिए माई मम शी इज अ वेरी ऐसा पर्सन की जो ऐसी चीजों में लाइक दिस, ओके। सो वो तो पीछे ही रहेंगी एंड माई डैड इज लाइक वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी इज लाइक इंजेक्शन लगना है लगा दो, लगा दो, हाँ ठीक है। तो अभी एक कैंडिडेट चाहिए जो बीच का हो, समझ ले। सो मी एंड माय डैड टुगेदर विद माय ब्रदर वी वेंट टू द डॉक्टर, ठीक है। अब हम डॉक्टर के पास गए तो मालूम पड़ा कि उसके यहाँ पे ये आईज के जस्ट ऊपर आईब्रोज के नीचे यहाँ पे पूरा कट लग गया है, यहाँ पे वो फट गया और उसके स्टिचेस आने थे, करके उसको सीलना था। तो तब डॉक्टर ने बोला कि भाई इंजेक्शंस लगेंगे, स्टिचेस वगैरह लगेंगे उसके, और चलो आप मेरे क्लिनिक वगैरह चलो। फिर हम वहाँ पे गए और रात को हमें 1:30-2 बजे आ गए, हम वापस आ गए। अब कल को उसकी शादी होगी तो मतलब हम ये बताएंगे नहीं, ये स्टोरी बताएंगे, हाँ हम ये स्टोरी नहीं बताएंगे भैया, कोई बात कर दी मतलब जरा सा स्टिचेस, उसकी 1.5 साल की कहानी थोड़ी बता देंगे कि भैया 1.5 साल में क्या हुआ था। ऐसा थोड़ी होता है। अब तुमको पता चल गई है। ये एक एग्जाम्पल देके रखे हैं, खुद रीड कर लोगे। ओके, एडवांटेजेस ऑफ साइबर लॉस। अगर कोई साइबर लॉ बना तो क्या एडवांटेज है, ये भी आपका होमवर्क ही है, खुद रीड करना है आपने। लॉ आया है तो अच्छे के लिए आया होगा। लास्ट इज प्राइवेसी पॉलिसी ऑनलाइन डेटा, यानी कि अब आपका डेटा कैसा पड़ा हुआ है, ऑनलाइन पड़ा हुआ है, तो उसको भी आप क्या नहीं कर सकते, डिस्क्लोज नहीं कर सकते, सिंपल सी बात है। तो अगर मान लो कोई भी कंपनी इंक्लूडिंग द बैंक, अगर उसके पास आपकी कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन है तो वो भी डिस्क्लोज नहीं कर सकते, चाहे वो ऑनलाइन ही क्यों ना हो। अब यहाँ पर आता है पर्सनल इंफॉर्मेशन को, पर्सनल इंफॉर्मेशन कौन सी इंफॉर्मेशन होती है, हमने पढ़ा बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है। पर्सनल कौन सी होती है, हमारा नाम, हमारा एड्रेस, हमारा मोबाइल नंबर। नॉन पर्सनल कौन सी होती है, जो फिर भी ऑनलाइन अवेलेबल होती है। जैसे मान लो कि मैंने ना ट्रांसफर किया फ्रॉम माई अकाउंट टू हर्ष अकाउंट, तो जब मैं ट्रांसफर करूंगी तो मेरा आईपी एड्रेस ट्रेस हो जाएगा। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करी, आईपी एड्रेस ट्रेस किया, ये भी क्या है, डेटा है, बट कैसा डेटा है, नॉन पर्सनल डेटा। मैंने गूगल क्रोम का इस्तेमाल किया था, ये भी सेव हो जाता है, ब्राउजर यूज्ड। तभी तो जब आपका जीमेल कोई और चलाता है तो लिख के आता ना, ये वाला ब्राउजर है, ये वाला आईपी एड्रेस है, ये वाली लोकेशन है, आईपी एड्रेस है, लोकेशन पता चल जाती है। तो यहाँ से कोई आपका अकाउंट ना हैक करना चाह रहा है, पर ये कैसे इन्फॉर्मेशन है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, ये कैसी है, नॉन पर्सनल इन्फॉर्मेशन। ब्राउजर का वर्जन भी कौन सा था वो भी पता चल जाता है, एंड ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा था वो भी पता चल जाता है। दैट इज अ नॉन पर्सनल इंफॉर्मेशन। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है आपको कि पर्सनल इंफॉर्मेशन कौन सा होता है, नॉन पर्सनल कौन सा होता है। मान लो उसने बोला डेट ऑफ बर्थ, बताओ ये पर्सनल है कि नॉन पर्सनल है, बताओ बस, कोई दिक्कत। चलो okay, so this is the last part, which is a diagrammatic presentation, and that we call it popularly in the name of flow charts. So now आपने flow charts, have you ever heard about the flow charts? right, जो बनाते हैं वही flow chart है। अब ध्यान से मेरी बात सुनना। मैंने आपको चैप्टर नंबर 3 के रेस्पेक्ट में भी कुछ बताया था, अब मैं आपको इस टॉपिक के रेस्पेक्ट में भी कुछ बात बताती हूँ। फ्लो चार्ट्स, फ्लो चार्ट कुछ नहीं है, जैसे मान लो आपने टैक्स के अंदर एक सवाल सॉल्व करा, क्या सवाल था, लेट्स सपोज इनकम कॉम्प्यूटेशन, इनकम कॉम्प्यूटेशन, ठीक है।
एक बंदा, लेट सपोज मैं सैलरी हेड लगा लेती हूँ, बिल्कुल सिंपल सैलरी वाला हेड, तो आपको देते हैं ना कि इतना उसका बेसिक है, ये डी है, ये, उसके बाद आप पूरी पूरी कंपटीशन करते हो कि नहीं करते हो, तो ये आप अपना नॉर्मल सॉल्व करते हो। बट अगर मैं कहूँ कि इसी का एक फ्लो चार्ट बना दो, तो आप बना सकते हो ना, कि पहले ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, बना सकते हो, बोलो आगे ना। यानी कि उसी का डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन कर सकते हो। हाँ मैम कर सकते हैं। मैंने कहा अब इसी फ्लो चार्ट को सिस्टम में ले जा और एक काम कर, फ्लो चार्ट कुछ ऐसा बना कि कल को अगर बेसिक सैलरी मान लो आज 20,000 थी, कल मैं इसी फ्लो चार्ट के अंदर जो तूने डायग्राम बना दिया, जो तूने प्रोग्राम बना दिया, इसी के अंदर अगर बेसिक सैलरी 20 की जगह 30 कर दूं ना, तो मेरा आउटपुट ऑटोमेटिक आ जाए। तो बस ये क्या बन गया हमारा कंप्यूटर वाला फ्लो चार्ट। बात समझ आई? तो इसके लिए पहले मेरी बात ध्यान से सुनना, ठीक है। सबसे पहला फ्लो चार्ट फ्लो बताता है। हाँ मैम फ्लो चार्ट फ्लो बताता है। तो फ्लो चार्ट फ्लो बताता है। ये फ्लो चार्ट जो है बेटा, इसको मैंने काला इसलिए कर दिया क्योंकि ये फ्लो चार्ट फ्लो बताता है और ये फ्लो चार्ट फ्लो में टेंशन दे जाता है। ध्यान से सुनना मेरी बात। 2017 से पहले जब हमारा इससे पहले वाला सिलेबस हुआ करता था ना, तो उस वाले सिलेबस के अंदर भी फ्लो चार्ट वाला टॉपिक था और तब ना ये टॉपिक था मैंडेटरी। 5 नंबर का सवाल इससे आता ही आता था। तो जब भी हम क्लास शुरू करते थे ना, हम सबसे पहले ये टॉपिक आगे पढ़ाते थे। क्यों? कंपटीशन बेस है ना। आपने क्या करना है, आपने इनकम टैक्स का सवाल सॉल्व किया, उसको फ्लो चार्ट में ढाल देना है। इनकम टैक्स बच्चा सॉल्व करके आएगा ही आएगा। फिर हम क्या करते थे, फ्लो चार्ट उसको सिखा देते थे। ठीक है, मान लो सिंपल सी बात करते हैं, आपने अपने बचपन के अंदर सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट किया होगा। क्या फॉर्मूला था सिंपल इंटरेस्ट का? P इंटू था ये फॉर्मूला। तो जो ये फॉर्मूला आप लगा रहे हो, ये फॉर्मूला मैथ्स आपको पता है। अब अगर मान लो मैं आपको S दे दूं, R दे दूं, T दे दूं, तो आप कैलकुलेट करके मुझे बता दोगे। इसी का ही क्या बना देते हैं हम, फ्लो चार्ट बना देते हैं कि अगर S ये होगा, R ये होगा, T ये होगा, तो ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट ये आ जाएगा। क्या बना दिया? डायग्राम बना दिया। ठीक है, तो प्रायर 2017 जो सिलेबस था वहां पे फ्लो चार्ट का वेटेज फिक्स था 5 नंबर। अब बात करते हैं आपका सिलेबस कौन सा है? 2017 के बाद वाला। 2017 के बाद की बात करूं तो पिछले 4 से 5 अटेम्प्ट में ये नहीं आया। पिछले 4 से 5 अटेम्प्ट में ये क्वेश्चन नहीं आया। तो क्योंकि ये क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं आया, तो हम ये मान के चलते हैं आने को आ भी सकता है और नहीं आने को नहीं भी आ सकता। यानी कि ये भी बाकी टॉपिक्स की तरह ही तो हो गया, आने को आ भी सकता है और आने को नहीं भी आ सकता है। तो हो सकता है कि आप दूसरों से सुनो, हाय तूने फ्लो चार्ट नहीं करा, वो तो कितना इंपॉर्टेंट है। अरे इंपॉर्टेंट हुआ करता था क्योंकि पहले उसकी फिक्स्ड कवरेज थी किसमें? एग्जामिनेशन में। हाँ भाई 5 नंबर भी 5 फिक्स थे, पर अब नंबर फिक्स नहीं है। सेकेंडली, फ्लो चार्ट के ऊपर जो इंस्टीट्यूट का क्वेश्चन पूछने का पैटर्न है वो भी चेंज हुआ। फ्लो चार्ट के ऊपर न्यूमेरिकल पहले पूछा जाता था 5 नंबर के अंदर, और 2017 से पहले क्वेश्चन पेपर में एमसीक्यू भी नहीं थे। अब एमसीक्यू आ गए, तो अब वो क्या कहता है, न्यूमेरिकल नहीं पूछ रहा, मैं 1-2 नंबर में क्या पूछ लेता हूँ, थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। जैसे कि यहां पर बताओ T स्टैंड्स फॉर क्या होता है। ऐसे ही वो क्या बोलेगा, अगर फ्लो चार्ट में मैंने ये एरो बनाया है, तो ये एरो क्या बताता है? ये एरो बताता है फ्लो। बात समझ आई? तो थ्योरी के क्वेश्चंस पूछ लेता है। किसके क्वेश्चंस पूछ लेता है? थ्योरी के, 1 नंबर के अंदर। तो आपके पास अब 2 बातें होती हैं। पहला, फ्लो चार्ट करना है या नहीं करना है। अगर करना है तो पहले ये ले लेते हैं। फ्लो चार्ट करना है तो पहले ये लेते हैं। सबसे पहले मैंने आपसे कहा ये फ्लो चार्ट न्यूमेरिकल्स पर बेस्ड होंगे। तो अगर आपने न्यूमेरिकल ही कैलकुलेशन में गलती कर दी तो आपका फ्लो चार्ट भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आपको फ्लो चार्ट बनाने से पहले वो न्यूमेरिकल क्या करना पड़ेगा? सॉल्व करना पड़ेगा। वही गलती हो गई तो फ्लो चार्ट भी गलत। और फ्लो चार्ट की एक प्रॉब्लम है कि अगर आपने एक चीज गलत करी तो उसका पता है इफेक्ट कैसा होता है? तो उसका इफेक्ट ऐसा होता है कि वो सब जगह इंपैक्ट जाएगा उसका, और सब जगह इंपैक्ट जाने की वजह से आपको मिलेंगे 5 में से 0 नंबर। क्योंकि फ्लो चार्ट के अंदर हम लेके चलते हैं नेगेटिव मार्किंग। एक गलती -1, दूसरी गलती -2, तीसरी गलती -3, चौथी गलती -4 और 5 गलतियां 0। आप कितना सुंदर डायग्राम बना के आ जाओ, फ्लो चार्ट बना के आ जाओ,
पर आपने 5 गलती करी और खत्म। सेकेंडली मैं आपसे पूछती हूँ, पहले मैं आपको एक न्यूमेरिकल दूं, आप उस न्यूमेरिकल को सॉल्व करो, कितना टाइम लगाओगे? 15 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट, एवरेज 10 लगा लूं, 8 लगा लूं, चलो 8 मिनट लगाओगे। और 8 मिनट को सुंदर सा डायग्राम बनाने में, सुंदर क्यों बोला मैंने? आज तक तो कभी सुंदर नहीं बोला, क्योंकि यहां पर आपके डायग्राम के ही तो नंबर है, इसलिए आपको साफ साफ बनाना पड़ेगा। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दिस बॉक्स एंड दिस बॉक्स। अगर आपने जल्दी जल्दी में इसको भी ऐसे कर दिया ना, ये देखो जल्दी जल्दी में ऐसा कर दिया ना, तो ये और ये सिमिलर लग रहे हैं ना, 0 -1 यहाँ पे कट जाएगा आपका मार्क्स, एक नंबर यहीं कट गया, बॉक्स ही अजीब बनाया भैया, -1। तो यहाँ पे डायग्राम भी सुंदर बनाना पड़ेगा। नॉर्मल डायग्राम और सुंदर डायग्राम आपका टाइम लेगा मिनिमम आपको 8 मिनट यहाँ पर भी लग जाएंगे। तो 15 से 16 मिनट कब लगेंगे बेटा आपको? जब आपको ये न्यूमेरिकल आता होगा और आपको डायग्राम ड्रॉ करना आता होगा, तब ये लगेंगे। अब बात कर लेते हैं मैम न्यूमेरिकल कैसे आते हैं, क्या उनकी क्या मतलब उनका जो एरिया है वो क्या रहता है? इसका एरिया अनलिमिटेड होता है। मैथ्स जितनी आपने पढ़ी उस पे क्वेश्चन आ सकता है, इनकम टैक्स आपने पढ़ी उस पे क्वेश्चन आ सकता है, कॉस्टिंग पढ़ी उस पे क्वेश्चन आ सकता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ा उस पे क्वेश्चन आ सकता है। जो आपने पढ़ा उस पे न्यूमेरिकल आ सकता है और उस पे आपको फ्लो चार्ट बनाना होगा। तो अगर आप मान लो आपने प्रैक्टिस कर लिया, सब कुछ प्रैक्टिस कर लिया, आपने कहा चलो हम सारी चीजें प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो अब आप मुझे बताओ कितने नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स या क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने पड़ेंगे? n नंबर ऑफ, क्योंकि उसकी तो कोई सीमा ही नहीं है। टैक्स में आप मुझे बोल सकते हो कि मैम इतने क्वेश्चंस करके हमारा काम बन गया, कभी नहीं कह सकते। एफएम में बोल सकते हो, अकाउंट से बोल सकते हो, तो मैं यहां कैसे बोल दूं? मैं नहीं बोल सकती। इसीलिए ही हम पहले क्या करते थे, डे 1 पे ही फ्लो चार्ट पढ़ाते थे। और हम क्या करते थे, हम जैसे मान लो एग्जांपल हम EISSM की बात करें, मान लो हम 40 to 50 क्लास लगा रहे हैं, तो हमने फर्स्ट क्लास प्लस सेकेंड क्लास फ्लो चार्ट के ऊपर लगा दी। तो हम क्या करते थे, बच्चों को रोज एक क्वेश्चन होमवर्क में देते थे और फिर वो क्वेश्चन क्लास के बाद डिस्कस करते थे। क्यों भैया? 5 नंबर सिक्योर करते थे। पर अब उस 5 नंबर की गारंटी नहीं। अब चलो मान लो आप जैसे इंटेलिजेंट बच्चे, मान लो मैम हमने न्यूमेरिकल कर लिया, ठीक है, आपको न्यूमेरिकल आता है, आपके पास कुछ ऐसी चीजें आई कि मैम मेरे को आंसर बन रहा है, मेरे को आंसर बन रहा है। बट अब बात करते हैं इसकी डायग्राम की। जब तक आप डायग्राम की प्रैक्टिस नहीं करोगे, वहां डायग्राम सही बन जाएगा? नहीं। पेंसिल से आप बना नहीं सकते, पता होगा आपको, पेंसिल से आप बना नहीं सकते, स्कैनिंग मशीन में नहीं आएगा, तो क्या करोगे? पेन से बनाओगे। और पेन से बनाओगे अगर कोई भी डायग्राम, आइए देखते हैं एक डायग्राम, एक फ्लो चार्ट यहां बना हुआ, ये देखो, दिख रहा है ये डायग्राम? पेन से बना हुआ डायग्राम है। अगर इस डायग्राम में कोई गड़बड़ी हो गई, कितना नीट एंड क्लीन बन रहा है ना, ऐसा आपने बना के आना है। अगर आपने यहां पर, ये देखो मैंने गलती जानबूझ के करी, ये देखो यहां पर ये रही, साफ साफ मालूम पड़ जाएगी कि गलती हो रखी है, साफ साफ। और यही गलती वहां पे अलाउड नहीं है, क्योंकि हम ही कह रहे हैं, हम प्रोग्राम लिख रहे हैं। प्रोग्राम में ये नहीं है कि ऐसे कट करके रख दिया दोबारा, और मिटो आप सकते ही नहीं, क्योंकि आप पेंसिल से नहीं बना रहे हो। और अगर आपने पेंसिल से बनाया फिर पेन से बनाया, तो एक काम करो, इसमें 5 मिनट और जोड़ लो। और इसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगा? बाकी क्वेश्चंस पे इंपैक्ट पड़ेगा। वैसे EIS नहीं बढ़ती और इसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यही तो होगा, आता हुआ आंसर शायद कोई छूटेगा, क्योंकि शायद आप ये कर रहे हैं। और लास्ट, करने के बाद आपने अपने हिसाब से सही करा, बट क्लरिकल कोई मिस्टेक हो गई या गलती से भी मिस्टेक हो गई, तो -1, -2, -3, -4, -5, काम खत्म। और अगर मान लो एग्जाम में क्वेश्चन ही नहीं आया, चलो एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आया, जो टाइम आपने रोज रोज डिवोट किया इस डायग्राम को प्रैक्टिस करने के लिए, वो टाइम क्या हुआ? वेस्ट। पिछले 4-5 टाइम का मैंने आपको हिस्ट्री बता दिया, क्वेश्चन कभी नहीं आया। हो सकता है आपके टाइम में आ जाए, मैं मतलब अभी भी मैं कुछ नहीं कह रही, आने को आ सकता है। द चॉइस इज ऑल योर्स। तो नेक्स्ट क्लास में आप मुझे ये बताओगे कि फ्लो चार्ट आपके ऊपर है, आपने करना है, आपने नहीं करना है।
मैं आपको अपनी बता देती हूँ जो मैं हमेशा से बच्चों को करवाती आई हूँ, ठीक है। मैं ये कहती हूँ कि मैं इस 5 नंबर को टारगेट नहीं कर रही। जो ये न्यूमेरिकल आएगा ना क्वेश्चन, दिस न्यूमेरिकल नीड्स प्रैक्टिस। आपको क्वेश्चन भी सॉल्व करना आना चाहिए और फ्लो चार्ट भी ड्रॉ करना आना चाहिए। बट जो 1 नंबर का एमसीक्यू है ना, मैं उसको टारगेट करना चाहती हूँ। यानी कि अगर आपको हल्की फुल्की थ्योरी समझ में आ जाए ना फ्लो चार्ट की, तो कम से कम ये 1 नंबर तो हो जाएगा। मान लो मैंने डब्बा बनाया, तो ये डब्बा किसके लिए होता है? ये मैंने एरो बनाया, ये एरो क्या रिप्रेजेंट करता है? अगर मैं छोटी छोटी बातें सीख जाऊं थियोरेटिकली, तो मेरा ये 1 नंबर सिक्योर हो सकता है। और पिछले टाइम में भी यही था, ऐसे एक कुछ डब्बा बना के क्वेश्चन आया था, कोई बॉक्स के ऊपर क्वेश्चन आया था और 1 नंबर बच्चा जेब के अंदर लेके गया था। तो मैं जो मेरा है वो यही है कि मैं तो 1 नंबर की सिक्योरिटी चाहती हूँ, और 1 नंबर की सिक्योरिटी के बाद अगर आपका 1 नंबर सिक्योर होता है, फिर 5 नंबर के बारे में सोचो। और इस 5 नंबर को सोचने से पहले पूरी EIS के बारे में एक बार सोचो, ठीक है। तो फिर आप सोचोगे और मुझे अगली क्लास में बताओगे, ठीक है। हाँ।